आज इस वीडियो में यमुनोत्री मंदिर की ओर चलेंगे, जिसमें ऐसी जानकारी होगी जो शायद आपने पहले ना सुनी हो ना देखी हो। ये मेरे चैनल की अब तक की सबसे लंबी वीडियो है। स्पेशल उनके लिए बनाई है जो यमुनोत्री जी के बारे में और ज़्यादा जानना समझना चाहते हैं। इसमें शुरू से अंत तक की संपूर्ण जानकारी दी गई है, इसलिए आराम से देखने की वीडियो है। जो लोग 5 से 10 मिनट में सब कुछ देखना चाहते हैं तो सॉरी, यह वीडियो उनके लिए नहीं है। इसमें बात करेंगे कि यमुनोत्री कैसे पहुँचे, यात्रा पर जाने का सही समय क्या है, कितने रुपए लगेंगे, सस्ती यात्रा कैसी होगी, 15 मिनट में यमुनोत्री कैसे जा पाएंगे, कहाँ रुके, कब आएँ कब नहीं, मरने से कैसे बचे। जी हाँ, आपको सुनने में थोड़ा बहुत अजीब सा लग सकता है, पर यह बात सही है कि यात्रा में कुछ लोगों की मौत भी होती है, तो उससे कैसे बचना है, लड़ाई झगड़े का क्या कारण है, ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो क्या करें, क्या सावधानी बरतें, यात्रा आसान और सुरक्षित कैसे होगी, घोड़े खच्चर पालकी कंडी के कितने रुपए लगते हैं, हेलीकॉप्टर से कैसे जाएं, रजिस्ट्रेशन कहाँ और कैसे होगा, आसपास और कहाँ जा सकते हैं, जहाँ से यमुना जी निकलती है वहाँ कैसे जाएं। इसी तरह की और भी काफ़ी सारी डिटेल इसमें होने वाली है। शुरुआत करते हैं जानकी चट्टी से। यहीं तक वाहन आते हैं, चाहे वह बाइक, बस या फिर कार हो। इससे आगे कोई भी गाड़ी नहीं जाती, सब यहीं पार्किंग में खड़ी हो जाएंगी। जानकी चट्टी की शुरुआत में श्री सिद्ध हनुमान मंदिर है। अंदर हनुमान जी, श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता की मूर्तियां विराजमान हैं। यात्रा शुरू करने से पहले इनके दर्शन करके आशीर्वाद जरूर ले लें, ताकि यात्रा सफल और सुरक्षित हो। अब जानकी चट्टी से यमुनोत्री की ओर 6 किलोमीटर की यात्रा शुरू करते हैं। करीब 3 घंटे इसमें लग जाएंगे। सुबह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उठकर यात्रा शुरू कर दें, क्योंकि बाद में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने से जो है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, जिसके चलते बाद में दिक्कत हो सकती है। और रोज़ाना यहाँ पर 2 बजे के बाद बारिश के चांस रहते ही हैं, इसलिए सुबह 4 से 7 बजे तक निकल जाइए, ताकि 2 बजे से पहले जानकी चट्टी वापस आ सकें। यहाँ से 2 रास्ते हैं, सीधे वाला पार्किंग और खरसाली की ओर जा रहा है, और नीचे पार्किंग की जो है पूरी व्यवस्था है। लेफ़्ट वाला रास्ता ऊपर यमुनोत्री की ओर जाता है। हालांकि साइड वाला रास्ता भी थोड़ी देर बाद इस रास्ते से कनेक्ट हो जाएगा। करीब 1 किलोमीटर तक सड़क के दोनों किनारे खाने पीने और अन्य चीज़ों की दुकानें मिलती रहेंगी, और आगे भी रास्ते के बीच बीच में सुविधाएं उपलब्ध हैं। ट्रैकिंग से पहले बुढ़ापे का सहारा लाठी जरूर ले लेना, चलने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसके सहारे से चढ़ाई चढ़ना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए इसको तीसरा पैर भी कह सकते हैं हम लाठी को। 30 से 35 रुपये में ये मिल जाएगी, और लौटाने पर आधे रुपये वापस रिफ़ंड हो जाएंगे। दुकानों के साथ साथ कुछ दूरी तक होटल और रेस्टोरेंट चलते रहते हैं। आने के सही समय की बात करें तो देखिए, माँ यमुनोत्री के धाम जो हैं अप्रैल लास्ट या मई फर्स्ट वीक से अक्टूबर लास्ट या नवंबर फर्स्ट वीक तक ओपन रहते हैं, कभी भी आ सकते हैं। जब मंदिर के कपाट खुलते हैं तो शुरू के 8 दिन कम यात्री आते हैं, क्योंकि नई नई यात्रा खुली होती है तो व्यवस्था बनाने में इतना समय लग जाता है। इसलिए शुरुआती 8 दिन तक ज़्यादा भीड़ नहीं रहती, उस समय ठीक ठाक दर्शन हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद मई जून में जो है तीर्थयात्रियों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है, तो ये हो जाता है पीक सीज़न, जिससे होटलों में कमरे से लेकर खाने पीने की चीज़ों तक सब कुछ महंगा हो जाता है। तब 1200 रुपये से नीचे रूम मिलना मुश्किल है, और हो सकता है कि जल्दी से मिले भी ना, काफ़ी ढूंढना पड़े। इसलिए अगर सस्ती यात्रा और आराम से दर्शन करने हैं तो मई जून में आने से बचें। इसके बाद जुलाई अगस्त मानसून का सीज़न है। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड के खतरे से यात्रा कुछ समय के लिए बंद भी हो सकती है, और घंटों जाम में भी फंस सकते हैं, तो रास्ते में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी की बात रहती है। अब आप कहेंगे कि यार 2 महीने तो भीड़ भाड़ में चले गए और 2 बारिश में, फिर हम कब आएँ? तो देखिए, मेरे हिसाब से जो सबसे सही मौसम है ना यहाँ आने का या कहीं भी पहाड़ों में घूमने का, वो है सितंबर और अक्टूबर का। इसमें ना तो ज़्यादा भीड़ होती है और ना ही महंगाई, आराम से दर्शन भी हो जाएंगे और मौसम भी अच्छा बना रहता है। साइड में नीचे पार्किंग है, जहाँ बस, टेम्पो ट्रैवलर और कारें खड़ी हैं। टैक्सी के लिए ये पार्किंग नहीं है, इससे आगे वाली है। ये दूसरी पार्किंग है, जहाँ भी ज़्यादातर बस और टेम्पो ट्रैवलर जो है दिखाई दे रहे हैं। ये सब वाहन पैकेज वाले हैं, जैसे किसी कंपनी से कोई पैकेज लेते हैं तो वो इन्हीं वाहनों से आते हैं,
थोड़ी आगे जाने पर शायद अखरोट के ये पेड़ हैं। अभी तो नहीं लग रहे हैं, पर सितंबर से अक्टूबर में अखरोट भी देखने को मिल जाएंगे। आगे तीसरे नंबर की पार्किंग है। इनके अलावा भी वाहनों को खड़ा करने के लिए 3 जगह और पार्किंग बनाई गई है। मतलब कि अगर आप खुद का भी वाहन ला रहे हैं तो गाड़ी खड़ी करने में कोई समस्या नहीं होने वाली। सब उचित व्यवस्था बनाई हुई है। वो बाद में बताएंगे कि जानकी चट्टी से बड़कोट और उत्तरकाशी के लिए बस या टैक्सी कहाँ से मिलेगी, किसका कितना रुपया है। वन विभाग का विश्राम भवन है। घोड़ा खच्चर या कंडी डंडी का स्टैंड यहाँ से 400 मीटर आगे है, वहीं पर इनका चार्ज देखेंगे। यहाँ चिकित्सा राहत केंद्र है, जहाँ पर अगर हेल्थ संबंधी कोई समस्या हो रही हो तो यहाँ पर चेक करा लीजिए। सांस लेने में परेशानी है तो छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल जाता है। पास में दवाइयों के लिए मेडिकल बना है। यमुना राज निकेतन हिमाचल भवन के निकट लोहे का ये ब्रिज है, जहाँ से यमुनोत्री धाम 5 किलोमीटर रह जाता है। मतलब जानकी चट्टी से 1 किलोमीटर हम ऊपर की ओर आ गए। नीचे के मुकाबले होटलों और दुकानों की संख्या थोड़ी कम हो गई है। ये देखिए कैसे एक छोटा सा बच्चा माँ यमुनोत्री के दर्शन करने जा रहा है। ये सिद्ध करते हैं कि भक्ति भाव का संबंध उम्र से नहीं बल्कि मन से होता है। अगर मन से किसी को पूजोगे तो अपने आप शक्ति आ जाएगी। इनके अलावा और भी कई सारे बच्चे इस यात्रा को करते हैं। रास्ते में HDFC का ATM लगा है। चूँकि ये सुदूर पहाड़ी क्षेत्र में है, जहाँ पर कभी कभी बिजली और इंटरनेट सुविधा प्रभावित हो सकती है, इसलिए पूरी तरह से ATM, पेटीएम, UPI, गूगल पे या फ़ोनपे के भरोसे ना रहें। अपने पास कैश ज़रूर रखें। यहाँ चल जाए तो बात अलग है, लेकिन फिर भी रुपया जो है होना चाहिए। साइड वाला रास्ता नीचे से आकर यहाँ मिल रहा है, इसके बाद आके एक ही रास्ता चलेगा। अगर आप बुज़ुर्ग हैं या चलने में असमर्थ हैं तो घोड़े खच्चर से भी जा सकते हैं, जिसमें 80 किलो वजन के एक तरफा के 1310 रुपये और दोनों तरफ के लगेंगे 2500 रुपये। ये चार्ज यात्रा शुरू होने से 30 जून तक का है। उसके बाद एक तरफ के 1100 रुपये हो जाएंगे और दोनों साइड के 2100। ये जानकी चट्टी से यमुनोत्री तक का रुपया है। रास्ते के बीच से वैसे घोड़े खच्चर मिल जाते हैं, तब वहाँ रेट अलग हो जाता है। उत्तराखंड सरकार GMVN बोले तो गढ़वाल मंडल विकास निगम का पर्यटक आवास गृह आ चुका है, जिसकी ऑनलाइन बुकिंग gmvnonline.com से होती है। मई जून में यहाँ रूम चाहिए तो एडवांस में बुकिंग करके आना होगा, क्योंकि यहाँ आकर जल्दी से कमरे नहीं मिलते, तो ऑनलाइन बुक करना बेहतर है। इसमें 10 डिलक्स रूम है, जिसमें एक का किराया है 2000 रुपये। फ़ोटो यहाँ चल रहे हैं, जहाँ पर जो है रूम ठीक ठाक हैं और गीजर भी लगा है। इससे सस्ता चाहिए तो 12 बेड डॉर्मेट्री के हैं, जिसमें से एक बेड 500 रुपये में मिलेगा। डिलक्स और डॉर्मेट्री दोनों के चार्ज यात्रा शुरू होने से 30 जून तक के हैं। उसके बाद जुलाई से अगस्त तक डिलक्स रूम 1800 रुपये और डॉर्मेट्री के चार्ज हो जाएंगे 400 रुपये। फिर सितंबर से यात्रा के अंत तक पुराने वाले रेट दोबारा से आ जाएंगे, मतलब 2000 और 500 रुपये। जानकी चट्टी में GMVN का एनेक्स नाम से भी एक होटल है, जिसमें इकोनॉमी रूम 1300 रुपये में मिलता है। ये जो लोगों के पीछे टोकरी सी टंगी दिख रही है, इसको कंडी या डोली बोलते हैं, जिसमें लोग बैठते हैं। अगर आपकी उम्र 16 साल या 40 किलो तक का वजन है, कोई इनमें से एक कंडीशन है, तो एक तरफ का किराया 860 रुपये और दोनों तरफ का 1600 रुपये है। 30 जून के बाद ये 760 रुपये और 1400 रुपये में बदल जाएंगे। और अगर वज़न 40 से 60 किलो तक का है तो एक तरफ के 1260 और दोनों साइड के 2400 रुपये लगने वाले हैं। 30 जून के बाद ये कम होकर 1110 और 2100 रुपये में बदल जाएंगे। इन लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, पूरे इंसान को पीठ पर लेकर पहाड़ पर ही चढ़ रहे हैं। आगे देखोगे तो इनको सैल्यूट करोगे। यहाँ पर डोली, पालकी, घोड़ा खच्चर प्रीपेड काउंटर है। आप इनमें से किसी से भी यात्रा कर सकते हैं। तो प्रीपेड काउंटर पर जो है इनका पूरा किराया आपको जमा करना होगा। फिर काउंटर वाले आपको एक पर्ची देंगे। जैसे ही यमुनोत्री मंदिर में दर्शन करने के बाद यहाँ वापस आकर वो पर्ची दिखाओगे, तभी इन घोड़े खच्चर पालकी कंडी वालों को रुपए वापस मिलेंगे, मतलब इनका किराया मिलेगा वापस आने पर यहीं पर। इससे यात्रियों को यह फ़ायदा है कि बीच में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी और फिक्स रेट से ज़्यादा रुपए ये नहीं ले पाएंगे। सब अपने नंबर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि पर्ची मिल सके। रास्ते के गेट पर लिखा है, श्री यमुनोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। जानकी चट्टी की दुकानें और होटल यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। इससे आगे कोई भी स्थायी दुकान या होटल नहीं है। जो पक्के मकान होते हैं वैसा कुछ नहीं है।
सिर्फ रास्ते पर ऐसे ही दुकानें लगी मिलेंगी। यहाँ से यमुनोत्री 4.5 किलोमीटर है, मतलब 1.5 किलोमीटर हमारी यात्रा पूरी हो चुकी है। मित्रों, रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे मैनेजमेंट को ये पता रहता है कि कितने श्रद्धालुओं ने यात्रा के लिए पंजीकरण किया था, ताकि उस हिसाब से व्यवस्था की जा सके। क्योंकि जब लोगों को ही पता नहीं होगा कि कितने की व्यवस्था करनी है तो फिर कैसे होगी। ये आप ऐसे मान लीजिए कि जैसे ब्याह में आपको पता नहीं कि कितने लोग आएंगे, ऐसे ही खाना बना कर रख दिया, अब भैया लोग ज़्यादा आ गए, खाना कम पड़ गया, तो फिर क्या होगा, व्यवस्था ठीक नहीं है ना। तो इसलिए ये पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ताकि कितने यात्री आ रहे हैं ये हमें पता रहे, उस हिसाब से सब जो है व्यवस्था की जाती है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए वेबसाइट है registration&touristcare.uk.gov.in। ऑफलाइन पंजीकरण कराना चाहते हैं तो हरिद्वार, ऋषिकेश और रास्ते में यहाँ आकर भी करा सकते हैं, पर उनमें लंबी लाइनों में लगना पड़ सकता है, इसलिए ऑनलाइन ही करा लें तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ दूर तक रास्ता ऐसे ढलान और समतल वाला रहेगा, लेकिन ऐसा ज़्यादा देर नहीं रहने वाला। ये 4 लोग जो कंधे पर किसी चीज़ में एक महिला को लेकर जा रहे हैं, इसको पालकी या डंडी बोलते हैं, जिसमें 50 किलो वजन तक का एक तरफ का किराया 3,240 रुपये है और दोनों साइड का 6,000 रुपये, जो कि 30 जून तक का है। इसके बाद ये कम होकर 2,740 और 5,000 रुपये हो जाएंगे। और अगर 50 किलो से ज़्यादा वजन है तो एक तरफ का 4,240 तथा दोनों ओर का 8,000 रुपये लगेगा। 30 जून के बाद इनका रेट कम होकर 3,440 और 6,400 रुपये हैं। आप सोच रहे होंगे कि 30 जून से पहले किराया ज़्यादा क्यों है और बाद में कम क्यों। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि यात्रा खुलने से जून तक पीक सीजन होता है, तब बहुत ज़्यादा यात्री दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए किराया बढ़ जाता है। बाकी चीज़ों के रेट भी ऊपर रहते हैं। जून के बाद नॉर्मल सीजन में जो है रेट कम हो जाते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ दिए गए रुपये से ज़्यादा रुपये लेते हैं तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस चौकी को दे, क्योंकि अधिक शुल्क वसूलना जो है दंडनीय अपराध है। ये सारणी जिला प्रशासन उत्तरकाशी द्वारा जारी की गई है। अगर आपके पास सामान मतलब लगेज ज़्यादा है तो चार्ट अनुसार 50 किलो वजन तक कुली या मजदूर के लगेंगे 660 रुपये और दोनों साइड के 1,200 रुपये। नीचे यमुना जी बह रही हैं, जो यमुनोत्री मंदिर के ऊपर बने ग्लेशियर से आ रही हैं। रास्ता छोटा है और नीचे खाई है, इसलिए साइड में रेलिंग लगाई गई है। अरे वाह, ये लाइन तो शेर बन गई यार, वाह वाह वाह, क्या शेर था। चूँकि ये रेलिंग रास्ते के बिल्कुल किनारे पर खाई की ओर लगी है, इसलिए जगह जगह पर लिखा है कि रेलिंग पर ज़्यादा दबाव ना डालें या इस पर दबाव ना डालें, ताकि ये टूटे ना। मंदिर जाने वाले यात्री पहाड़ की तरफ चलते हैं और वापस आने वाले रेलिंग की ओर। रास्ते पर साफ सफाई होती रहती है, बीच बीच में कहीं पर भजन चलते हुए भी सुनाई देंगे। मौसम ठंडा भले ही है, पर चलने में जो है पसीना आ रहा है। मैंने ये जैकेट इसलिए उतार दी। करीब हर आधा किलोमीटर पर टीन शेड बनाई गई है, जहाँ कुछ देर बैठकर आराम कर सकते हैं और धूप बारिश से बचाव भी होता है। आगे भी पूरे रास्ते में खाने पीने की चीज़ों में जो है कोई कमी नहीं होने वाली। थोड़े थोड़े अंतराल पर इनकी व्यवस्था की गई है। चूँकि ये जगह काफ़ी ऊंचाई पर है, नीचे से सामान लाने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। जैसे 20 वाला पानी 30 या 40 रुपये में मिलेगा, लेकिन यहाँ शिकायत करने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इस ऊंचाई पर ये सब कुछ मिलना ही जो है बड़ी बात है। घोड़े खच्चर पालकी से ऊपर सामान जाता है, जिसमें इनका खर्चा भी जुड़ता है, साथ ही रिस्क भी है, इसलिए कीमत बढ़ जाती है। यमुना द्वार के शुरुआती एंट्री गेट पर मैं पहुंच चुका हूं, जिसमें ऊपर यमुना जी की मूर्ति लगी है और नीचे साइड में उनके भाई यमराज और शनिदेव जी बने हैं। यमुना जी सूर्य की पुत्री हैं। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है कि आप यहाँ से क्या लेकर जाएंगे, यात्रा का पुण्य या प्रदूषण का पाप। मतलब यहाँ गंदगी कूड़ा वगैरह नहीं फेंकना है। जो भी प्लास्टिक की कोई चीज़ हो या तो लेकर ना आए, या अगर लेकर आ रहे हैं तो डस्टबिन में डालें, और डस्टबिन भी नहीं मिले तो अपने साथ लेकर चले जाएं वापस, और वहाँ जानकी चट्टी में किसी डस्टबिन में डाल दीजिए। यमुनोत्री धाम अब 4.5 किलोमीटर आ गया है, अर्थात 1.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई। वाकई दोस्तों, उत्तराखंड जो है धरती का स्वर्ग है। उत्तराखंड जैसी शांति सुकून मुझे कहीं नहीं मिलता। मतलब मैं और स्टेट की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन उत्तराखंड से जो है ना मुझे कुछ ज़्यादा ही लगाव है। और स्टेट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ से जो है अलग ही अटैचमेंट है उत्तराखंड से। साइड में चिकित्सा सुविधा है। अगर ऐसा लग रहा है कि चलने में थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है या आगे समस्या हो सकती है,
तो यहीं पर चेकअप करा लीजिए, क्योंकि यहीं से यमुना जी की सीधी खड़ी चढ़ाई शुरू होगी, जिसके लिए आपका फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हल्का होने के लिए पास में शौचालय बना है, जो कि आगे भी आते रहेंगे। स्पीकर पर राधे जी का भजन बज रहा है। यमुना जी और श्री कृष्ण जी के बारे में तो आपको पता ही होगा कि जब वासुदेव जी कृष्ण जी के बालक रूप को यमुना जी में से लेकर जा रहे थे, तब यमुना जी ने उनके पैर छूने के लिए अपना जल स्तर बढ़ाया था। यमुना का मथुरा में भी बहुत ज़्यादा महत्व है। यमुना द्वार पर ही रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होगा, मतलब जो पंजीकरण आपने करा रखा है, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, वो यहाँ पर दिखाइए। मशीन में स्कैन होगा और फिर टोकन नंबर की एक छोटी सी पर्ची निकलेगी। इस पर नाम, टोकन नंबर और मंदिर में दर्शन का टाइम लिखा हुआ मिलेगा। लेकिन ये टाइम फिक्स नहीं है, कभी भी आप ऊपर जाकर दर्शन करके वापस आ सकते हैं। यहाँ ये रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करने के लिए जोर नहीं दे रहे। जिस यात्री की मर्जी हुई उन्होंने सत्यापन कराया, बाकी तो ऐसे ही आगे निकल गए। लेकिन यहाँ रुककर पंजीकरण जरूर कराएं, ताकि इन्हें पता रहे कि यहाँ तक आप आए थे और किसी मुश्किल परिस्थिति में आपकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। इससे गणना भी होती है कि इतने यात्री धाम में आ चुके हैं, उस हिसाब से जो है सब देखा जाता है। चाहे तो साथ में पीने के लिए पानी की एक बोतल रख सकते हैं, पर यहाँ पर हर 500 मीटर पर शुद्ध पेयजल पीने के लिए मिलता रहेगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई हमें चढ़नी है। चलिए टोकन मिलने के बाद अब ऊपर चलते हैं। जानकी चट्टी से यमुनोत्री द्वार तक 1.5 किलोमीटर का रास्ता, और मंदिर से 500 मीटर पहले जो है केवल वही रास्ता समतल या थोड़ा आसान है। बाकी 4 किलोमीटर तो आपको पहाड़ पर चढ़ना ही होगा। बीच में भले ही कुछ मीटर तक प्लेन रास्ता आ जाए, पर ज़्यादातर चढ़ाई वाला ही है। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि जानकी चट्टी सी लेवल से 2400 मीटर की हाइट पर है और यमुनोत्री मंदिर है 3293 मीटर पर, मतलब 6 किलोमीटर में 893 मीटर की ऊंचाई है। औसत लगाएं तो हर किलोमीटर पर 149 मीटर की चढ़ाई है। धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ती रहेगी, जिससे कुछ लोगों को, खासकर 55 साल से ज़्यादा बुजुर्गों को जो है सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत परेशानी हो सकती है। सांस फूले तो छोटा सा ऑक्सीजन सिलेंडर ले लीजिए और जहाँ चिकित्सा मिले वहाँ चेक करा लीजिए। वैसे ये दिक्कत बहुत ही कम लोगों को होती है, ज़्यादातर यात्री सुरक्षित लौट आते हैं। इन चीज़ों से बचने के लिए आने से कुछ दिन पहले थोड़ी एक्सरसाइज और चलने का अभ्यास करें, ताकि यहाँ चल सको। माँ यमुना का नाम लेकर धीरे धीरे चलते रहोगे तो जो है मंदिर तक पहुँच जाओगे। वहाँ जाकर सारी थकान, दुख दर्द दूर हो जाएगा और ऐसी सुख शांति मिलेगी कि जल्दी से वहाँ से आने का मन भी नहीं करेगा। और जब ऊपर पहुँचोगे या आपने यात्रा की हो तब पता चलेगा। रास्ता पक्का, खुरदुरा और सीढ़ी नुमा बना है, जिससे कि यात्री और घोड़े यहाँ पर ना फिसले, क्योंकि लगभग रोज़ाना बारिश होती है यहाँ पर और मिट्टी बहने से रास्ता चिकना बन जाता है, जिससे फिसलन का खतरा बढ़ता है। इसलिए ये ऐसा बनाया गया है, खुरदुरा टाइप और सीढ़ियों वाला। देखिए नीचे से मैं कितना ऊपर आ गया हूँ और अभी तो ये कुछ भी नहीं है भाई। आगे देखते जाओ, पता चलेगा कि पूरा पहाड़ चढ़ना कैसे है। लेकिन राहत की बात यह है कि खड़े चढ़ाई चढ़ने के बाद टीन शेड और बैठने के लिए बेंच आती रहती हैं। लेकिन कोशिश करें कि यहाँ पर ना बैठें, क्योंकि चलने से जो है शरीर गर्म और प्रैक्टिस में रहता है। अगर बैठ गए तो फिर थोड़ी देर में बॉडी ठंडी पड़ जाएगी और फिर से जब उठकर चलोगे तो ज़्यादा थकान होगी। इसलिए जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तब तक ना बैठें, खड़े होकर ही आराम कर लें। मैं शुरू से एंड तक कहीं नहीं बैठा, मन में एक टारगेट सेट कर लेता था कि उस ऊंचाई पर जाकर रुकना है। जब वहाँ पहुँच जाता था तो कुछ देर खड़े होकर आराम करता था। लक्ष्य तय करने से जो है चलने की एनर्जी आपकी बनी रहती है। बाकी काम यमुना मैया की भक्ति कर देती है। 2 किलोमीटर पूरे हो गए। यमुनोत्री मंदिर 4 किलोमीटर आगे है। यहाँ दुकानों की संख्या बढ़ गई। यात्रा में बिल्कुल पेट भरकर खाने से बचें, क्योंकि अगर बिल्कुल पेट भर लिया ना तो चलने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए हल्की फुल्की चीज़ें खाएं और पानी पीते रहें। पसीना आता रहेगा तो जो है पानी की ज़रूरत पड़ेगी। ये श्री राम मंदिर है। जब माँ यमुना की डोली यमुनोत्री मंदिर के लिए निकलती है तो थोड़ी देर उनका यहाँ पर भी विश्राम होता है। पास में कुछ निर्माण कार्य चल रहा है। मंदिर जाने और आने का एक ही रास्ता है। इस रास्ते में पैदल, घोड़े, खच्चर, पालकी या कंडी वगैरह जो है सब आते जाते रहते हैं, इसलिए भीड़ हो गई। अभी तो यहाँ रास्ता थोड़ा सा चौड़ा और समतल है। ऊपर से शेड भी लगी है, टीन शेड जो है बारिश से बचने के लिए।
इसलिए घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन आगे जब रास्ता छोटा हो जाएगा और भीड़ बढ़ जाएगी तो सावधानी से चलना होगा। 1 किलोमीटर आगे भंडेली गाड़ का फर्स्ट मेडिकल रेस्पोंडर है, वहाँ भी मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। भंडेली गाड़ में एक विकल्प और खुल जाता है, उसको वहीं देखेंगे। यमुना नदी के पास बुरांस के फूल खिले हैं, इन फूलों को जो है जूस भी निकलता है, जो बोतलों में दुकानों पर बिकते हुए मिल जाएगा। मैंने पिया तो नहीं, पर सुना है कि बहुत टेस्टी होता है, मतलब अच्छा लगता है। पता नहीं, जब पियेंगे तब चेक करेंगे। यहाँ से माँ यमुनोत्री धाम 3.5 किलोमीटर दूरी पर है। पालकी वालों को देखिए कितनी स्पीड से नीचे आ रहे हैं। ये 4 लोग लेकर जाते हैं और प्रत्येक को 2,000 रुपये मिलते हैं, वो भी यात्रा शुरू होने से 30 जून तक। उसके बाद 1600 रुपये हो जाते हैं पर पर्सन के। इनकी अच्छी खासी मेहनत है। थोड़ी दूर के लिए रास्ता प्लेन हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। आगे फिर चढ़ाई आती रहेगी। स्वास्थ्य जांच के लिए राम मंदिर की ओर से जो है फर्स्ट मेडिकल रेस्पोंडर लगाया गया है, जहां ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री में मिल रहा है। सिलेंडर समझकर ये मत समझ लेना कि बड़ी गैस का सिलेंडर जैसा होता है वैसा कुछ होगा। अरे भाई, ये छोटा सिलेंडर है जिसमें ज़्यादा वजन नहीं होता, और साथ में लेकर जो है चल सकते हैं। अगर कोई घोड़े वाला बिना प्रीपेड काउंटर के पर्ची कटवाए आगे आ जाता है या बिना परमिशन के घोड़ा चलाता है तो यात्रा में कहीं भी पर्ची चेक करने वाले जो है मिल जाएंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति घोड़े वाले से बोल रहे थे कि पर्ची दिखाओ। वो बोले कि पर्ची तो नहीं है। तब उन्होंने घोड़े वाले को कुछ देर रोक के रखा और पूछताछ की। पता नहीं उनके बीच क्या हुआ होगा, मैं तो भैया आगे बढ़ गया। जो लोग चेक करते हैं वो यात्रियों से भी पूछ सकते हैं कि आपने घोड़े या पालकी कंडी वगैरह के लिए कितने रुपए दिए, ताकि जो है यात्रियों से अतिरिक्त वसूली ना की जा सके। बात तो खैर ठीक है यार, ये अच्छा करा प्रशासन ने। रास्ते में ये अपने भाई लोग साफ़ सफाई करते रहते हैं और आने जाने वालों से जो है अपनी आर्थिक मदद करने के लिए बोलते हैं। देखिए, ये लोग माँ यमुना की यात्रा को साफ और सुरक्षित बनाने में जो है काफ़ी मदद करते हैं। इनका भी काफ़ी बड़ा रोल है, इसलिए जितना भी हो सके अपनी तरफ से इनकी मदद कर दीजिएगा, कि मतलब थोड़े बहुत रुपए दे दीजिए। मतलब ये दया के लिए नहीं है, ये इनकी मेहनत है यार। और जो है यात्रा आसान कर रहे हैं तो देने में कोई हर्ज नहीं है। श्रद्धा के लिए दे दीजिए, इनका भी जो है अहम योगदान है। दूसरी साइड पहाड़ से एक झरना नीचे यमुना जी में आकर मिल रहा है। इसी तरह और भी वाटरफॉल देखने को मिलते रहेंगे। रास्ता भी समतल है। जब इस तरह का ट्रैक आता है तो बड़ा आनंद मिलता है कि चलो थोड़ी दूर तक तो आराम से चलेंगे। जैसे कि पहले बताया कि साइड में रेलिंग बिल्कुल कोने पर लगाई गई है, इसलिए रेलिंग का ज़्यादा सहारा ना ले। आप पहाड़ी की तरफ चलेंगे और वापस वाले आएंगे रेलिंग की ओर से। पहाड़ बिल्कुल रास्ते के ऊपर है, इसलिए चलते समय अपनी खोपड़ी का ध्यान रखें कि कहीं पत्थर से खोपड़ी ना भिड़ जाए। जो लोग घोड़ों पर बैठकर जाते हैं उनकी ऊंचाई बढ़ जाती है और उन्हें यहाँ से गुजरते हुए ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है। पुल से नहीं जाना चाहते तो नीचे यमुना जी के पास से भी एक रास्ता ऊपर जा रहा है, लेकिन मुझे पुल से जाना है तो सीधा मैं चलूँगा। लोहे का पुल देखने में खूबसूरत ज़रूर लग रहा होगा, पर इस खूबसूरती के आगे आपकी बहुत भारी परीक्षा होने वाली है। अभी तक तो आप जैसे तैसे करके यहाँ पहुँच गए, अब यहाँ से पता चलेगा कि आप कितने फिट हैं, क्योंकि आगे चढ़ाई और ज़्यादा खड़ी और तीखी होती जाएगी, जिससे चलना और कठिन हो जाएगा। ये वीडियो गोप्रो के अल्ट्रा वाइड एंगल से शूट की गई है, तो इसमें चढ़ाई और ऊंचाई ज़्यादा नहीं दिख रही होगी, पर असलियत में यहाँ से काफ़ी आगे तक तीखी चढ़ाई है। खैर कोई बात नहीं, यमुना माता को याद करके उनके जयकारे बोलते हुए आगे बढ़ते जाइए, सब पार हो जाएगा। तीसरा पैर मतलब लाठी को टेक टेक कर मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ। चूँकि ये ट्रैक चढ़ाई वाला है, इसी को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जानकी चट्टी के पास जो है ना खरसाली, वहाँ से यमुनोत्री तक रोपवे, केबल कार या कहेंगे उड़न खटोला बनाने की बात की है, जिससे जो है 3 घंटे की यमुनोत्री यात्रा मात्र 15 मिनट में हो जाएगी। इसके एक केबिन में 8 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता होगी और 1 घंटे में जो है 500 तीर्थयात्री खरसाली से यमुनोत्री मंदिर पहुंच जाएंगे। 3.5 किलोमीटर लंबे इस रोपवे को बनाने के लिए 3 वर्ष का लक्ष्य रखा गया है। सोचो कि जब ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो यात्रा कितनी आसान, सुरक्षित और खूबसूरत हो जाएगी। ऊपर से नीचे का व्यू देखने पर एक अलग ही नज़ारा दिखेगा। यमुना जी यमुनोत्री मंदिर से भी पीछे से आ रही हैं,
तो मंदिर तक ये हमारे साथ साथ चलती रहेंगी। मित्रों, आपको यमुना और यमुनोत्री में कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? जानकारी के लिए बता दूं कि यमुना जी धरती के जिस स्थान पर उतरी वो स्थान कहलाया यमुनोत्री। दोबारा यमुनोत्री शब्द पर ध्यान दीजिए। यमुना प्लस उत्तरी मिलकर हुआ यमुनोत्री। मतलब जहाँ यमुना के जल ने पहली बार धरती को छुआ था या यमुना जहाँ उतरी वह स्थान हो गया यमुनोत्री। ऐसे ही गंगोत्री जी के बारे में कहा जाता है कि जहाँ गंगा जी उतरी वो हुआ गंगोत्री। ऐसा कई जगह पर वर्णन मिलता है। वो सामने पहाड़ दिख रहा है, उस पर घूम घूम कर ऊपर चढ़ना है। ये तो बहुत कम स्तर का है, आगे जो है और भी कई मोड़ आएंगे। रास्ते की कठिनाई का स्तर आप मेरी सांसों से लगा सकते हैं। जो सांसें चढ़ रही हैं ना, सांसें फूल रही हैं, उनसे अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ पर चढ़ने में क्या हालत होती है। लेकिन यमुना जी के प्रति जो है भक्ति भाव में मेरी कोई कमी नहीं आई है। यमुना मैया की जो है जय हो। क्योंकि ऊंचाई बहुत बढ़ गई है, एक्यूट माउंटेन सिकनेस के चलते यहाँ ऑक्सीजन कम है, और जब हवा कम है ऑक्सीजन कम है तो भैया सांस फूलना जो है आम बात है। सांस लेने में दिक्कत जो है नॉर्मल बात है यहाँ। तो ऐसा मत घबराइए कि हाय रे मर गया, मुझे सांस ना आ रही, क्या होगा। भाई थोड़ी देर आराम कीजिए खड़े होकर और गहरी सांस खींचिए, सब ठीक ठाक हो जाएगा जब थोड़ा समय यहाँ बिता लोगे। यमुनोत्री हिमालय के 4 धाम में पहला धाम है। सबसे पहले यहीं से 4 धाम यात्रा शुरू होती है। इनके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ जाते हैं। महाभारत के समय जब पांडव तीर्थ यात्रा पर निकले थे तो उन्होंने इसी क्रम में यात्रा की थी। यमुनोत्री मंदिर के कपाट हर साल जो हैं अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर खुलते हैं। इस बार 22 अप्रैल को कपाट खुले थे और भाई दूज के दिन ये बंद हो जाएंगे। भाई दूज का यमुना जी में जो है बहुत ज़्यादा महत्व है इस दिन स्नान करने का। वो जो है आगे जिक्र आएगा तो वहाँ पर चर्चा करेंगे। सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने पर रास्ते बंद हो जाते हैं तो ये यात्रा नहीं हो पाती। इसलिए कपाट बंद करते समय यमुना जी की मूर्ति को डोली यात्रा निकालकर खरसाली गांव के इस मंदिर में लाकर पूजा जाता है। अर्थात खरसाली गांव माँ यमुना का जो है सर्दियों का निवास स्थान है। खरसाली के बारे में एपिसोड 3 में बात करेंगे। यमुनोत्री मंदिर से 3 किलोमीटर पहले भंडेली गाड़ के पास ये जंगल जात का वैकल्पिक मार्ग है। यहाँ बने गेट वाले रास्ते से ऊपर की ओर जाओगे तो ये मंदिर से 500 मीटर पहले निकलेगा। लेकिन यहाँ पुलिस वालों से पूछने पर पता चला कि ये वैकल्पिक मार्ग नीचे के मुकाबले बहुत ज़्यादा चढ़ाई और कठिनाई वाला है। इसलिए भैया मैं तो सीधे रास्ते से निकल गया। मगर जो है इस रास्ते से चलते हैं, ऊपर वाला पता ना कैसा होगा, और नीचे वाला रास्ता मैंने पिछले साल भी देखा हुआ था तो पता था कि रास्ता कैसा है, ऊपर वाले का मुझे पता नहीं। आगे जहाँ से दोनों रास्ते मिलेंगे वो भी आपको आगे दिखाएंगे। देखिए मैंने पहले भी जिक्र किया है कि 55 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं अगर डॉक्टर की सलाह और स्वास्थ्य जांच के बाद यात्रा करेंगे तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि वीडियो बनाने तक यमुनोत्री यात्रा में हार्ट अटैक से, दिल का दौरा पड़ने से अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से ज़्यादातर की उम्र 55 साल से ऊपर की है। इसलिए उत्तराखंड सरकार ने 55 साल से अधिक उम्र के व्यक्तियों को जो है यात्रा पर आने से पहले हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म भरने को कहा है, जिसमें उन्हें नाम, हाइट, वजन, एज, सांस लेने में परेशानी, हाई ब्लड प्रेशर, अस्थमा, डायबिटीज़, दिल संबंधी बीमारी और प्रेगनेंसी वगैरह वगैरह की डिटेल देनी होगी ताकि उनकी सही से मदद की जा सके। जब रोग पता होगा तो उसका इलाज तभी होगा ना। इसके लिए 4 धाम जाने वाले रास्तों के 7 जगहों पर, 7 स्थानों पर 50 स्क्रीनिंग सेंटर बनाए गए हैं। वहाँ से जांच करवा सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, अगर भीड़ कम है तो जल्दी फिटनेस सर्टिफिकेट मिल जाता है। जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा कर ले आओगे तो ये जो है और आपके लिए आसान हो जाएगा। जाने को तो इसके बगैर भी जा सकते हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ क्या काफ़ी लोग इसके मतलब ऐसे ही निकल गए बिना सर्टिफिकेट बनवाए। पर सबसे पहले आता है आपका स्वास्थ्य। अगर स्वस्थ और सुरक्षित रहोगे तभी यात्रा पूरी करने में जो है आनंद आएगा। इसलिए ये सर्टिफिकेट अगर 55 साल से उम्र ज़्यादा है तो यहाँ पर चेक करा लीजिए, कहीं भी रास्ते में मिलेंगे पॉइंट, या अपने पास अपने घर से आ रहे हैं तो वहाँ से डॉक्टर से एक बार चेक करा लें। चलते हुए अगर खांसी, उल्टी, चक्कर, दर्द होता है तब भी जो है चेकअप करा लीजिए यहाँ पर,
जो बीच बीच में जो है मेडिकल रेस्पॉन्डर टीम बनाई गई है वहाँ पर करा लीजिए। इसके अलावा जो भी बीमारी की दवा चल रही हो वो साथ में ज़रूर रख लें। यहाँ चलने में इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए आने से कुछ दिन पहले जो है व्यायाम करें, योग एक्सरसाइज, और जो है पैदल भी चलें जिससे शरीर एक्टिव रहे, मतलब सक्रिय रहे शरीर। सांस के लिए सबसे अच्छा रहता है प्राणायाम। बैठ जाइए एक जगह पलौथी मारकर और जो है शुरू कर दें योग। आने से पहले मौसम ज़रूर देख लें कि एक सप्ताह तक कैसा ही रहने वाला है। अगर ज़्यादा बारिश या बर्फ़बारी की आशंका जताई जा रही हो, हालात ख़राब हो मौसम के, तो कुछ दिन के लिए अपना प्लान आगे भी खिसका लीजिए। भाई सुरक्षित रहोगे तभी ठीक रहेगा ना। बाकी आपको अपने शरीर का पता ही होगा कि क्या क्या तैयारी करनी है। हृदय गति रुकने के अलावा यहाँ 2 लोगों की मौत जो हुई है वो पहाड़ से पत्थर गिरने के कारण से हुई है यात्रा करते हुए। तो जो है सतर्कता से चलें। जहाँ चेतावनी लिखी हो या टूट फूट वाला पहाड़ हो वहाँ ना रुकें। ये बातें जो मैंने की है भैया डराने के लिए ना आइए। कभी सोचो कि अबे ये तो बहुत ज़्यादा डरा रहा। भाई ये जो है सावधान करने के लिए है ताकि आपकी यात्रा सुरक्षित और अच्छी हो। हाँ तो उत्साहित मत होइएगा। कभी ये सोचो कि यार इतनी सारी बात इसने बता दी तो हमारे बस की ये यात्रा करनी नहीं है। अरे भैया सबकी यात्रा हो जाती है, चाहे आपकी उम्र 20 साल हो या 60 साल। 60 साल छोड़ो 80-80 साल के कुछ लोग भी जाते हुए देखे हैं। तो सबकी यात्रा जो है आराम से हो जाएगी। बस अपने शरीर का ध्यान रखें और जो है बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इतनी ज़्यादा उम्र के लोग जो हैं ये कभी कभी नौजवानों से भी आगे निकल जाते हैं कि भाई हम पुराने आदमी आ जाओ हमारे से मुकाबला करना हो, और नए आदमी बेचारे पीछे रह जाते हैं कम उम्र के। तो इसलिए जो है कोई भी यहाँ पर जा सकता है। ठीक है, घबराइए मत, आराम से आ जाइए, सब ठीक होगा। अब देखते हैं कि यमुनोत्री कैसे पहुँचे। जैसे कि आपको पता है कि यमुनोत्री पहुँचने से पहले जानकी चट्टी आना होता है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने डिटेल के साथ बात की है कि 4 धाम कैसे पहुँचे। वहाँ यमुनोत्री का भी बिल्कुल कंप्लीट वर्णन है पहुँचने का। पूरी जानकारी के लिए उसको देख सकते हैं, आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ थोड़ा चेक कर लीजिए। यहाँ भी लेकिन जिक्र कर लेते हैं कि शेयरिंग वाहनों से जानकी चट्टी अगर आना है तो कैसे आएँ। तो देखिए हरिद्वार या ऋषिकेश से उत्तरकाशी के लिए बस लेनी होगी जिसका किराया 450 रुपये है, 450। अगर गंगोत्री जाना है तो उत्तरकाशी पहुंच जाइए, लेकिन यमुनोत्री जाना है तो उत्तरकाशी से 26 किलोमीटर पहले धरासू बैंड पर उतर जाइए। वहां से गंगोत्री और यमुनोत्री के लिए जो 2 रास्ते जाते हैं, एक सीधा वाला जा रहा है, एक गंगोत्री, और साइड वाला यमुनोत्री। यमुनोत्री जाना है तो सबसे पहले यहाँ से बड़कोट पहुँचना होगा, जो धरासू बैंड से बड़कोट तक शेयरिंग टैक्सी 150 रुपये में मिल जाएगी। अब बड़कोट पहुंच गए, वहां से फिर जानकी चट्टी के लिए 150 रुपये में टैक्सी मिलती है। इस तरह बस और टैक्सी से 750 रुपये में जानकी चट्टी पहुंच जाओगे। अच्छी तरह से समझने के लिए ये वाला मैप देख लीजिए, वीडियो रोककर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से कैसे जाना है और कौन सा स्थान कितनी दूरी पर है। मैप को अगर पूरी तरह से जानना है तो पिछली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। हेलीकॉप्टर से जाने की इच्छा है तो भैया ये हमसे ना हो पाएगा, क्योंकि किराया जो है 85,000 रुपये के आसपास है, और वो भी यमुनोत्री तक नहीं जाता, जानकी चट्टी के पास खरसाली में ही उतार देगा। अब खरसाली में 3 हेलीपैड है। ये हेलीकॉप्टर देहरादून से सुबह 7 बजे उड़कर 7:45 पर खरसाली पहुंच जाता है, मतलब 45 मिनट हवा में घूमने के बाद नीचे खरसाली में उतार देगा। खरसाली के बाद फिर पालकी या पैदल से जो है यमुनोत्री पहुंच सकते हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए एक व्यक्ति का हेलीकॉप्टर पैकेज जो मिलता है ना, वो करीब 1,13,000 रुपये में है। मुझे हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान का एक्सपीरियंस तो करना है, पर यार इतने भी रुपए देकर नहीं बैठना जिससे जो है जान निकल जाए। अबे इतने रुपए इकट्ठा मैं कैसे करूँगा भाई। हेलीकॉप्टर से यमुनोत्री और गंगोत्री तक की वीडियो जो है अलग से बनाएंगे। हम में से काफ़ी लोग खड़ी चढ़ाई देखकर घोड़े, पालकी या कंडी कर लेते हैं ताकि पैदल ना चलना पड़े, लेकिन ये देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति कैसे लाठी टेक टेक कर आगे बढ़ रहे हैं, जबकि आजकल कुछ यंग लड़के भी घुटने टेक देते हैं। तो उनको जो है इन बाबा से सीखना चाहिए कि अगर यमुना माता के प्रति मन में सच्ची श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव की भावना है तो उम्र और रास्ता कोई मायने नहीं रखता। अंदर की आध्यात्मिक शक्ति आपकी यात्रा पूरी करा देती है।
इसलिए मैं इनको दिल से सैल्यूट करना चाहूँगा कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी ये यात्रा कर रहे हैं। इनका परिश्रम तो देखिए कि नीचे से कितनी चढ़ाई चढ़कर ये यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी खड़ी चढ़ाई ये चढ़ेंगे, लेकिन इनका हौसला परिस्थितियों से बड़ा है, तो सब आराम से हो जाएगा। मित्रों, कोई ना कोई तो शक्ति होती है जो इस उम्र में भी चलने का साहस देती है, वरना कौन सोचेगा कि ये बेचारे इस उम्र में जो है यमुनोत्री यात्रा कर पाएंगे। अब जब अंदर किसी शक्ति ने आवाज़ दी हो, कुछ ना कुछ तो है, तभी तो ऐसा ये कर पा रहे हैं। इन्हें देखकर मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैं भी जो है स्पीड मैंने बढ़ा दी, निरंतर चलता रहा। आप सोचते होंगे कि घोड़े, पालकी और डंडी पर बैठकर यात्रा करना बहुत आसान है। बात तो सही है, थोड़ा आसान तो पड़ जाता है पैदल के मुकाबले, पर हर किसी के लिए ऐसा नहीं है भाई। वो इन पर बैठ तो जाते हैं कुछ लोग, पर चढ़ाई उतराई पर जब ये आगे पीछे झुककर इनको बैलेंस बनाना होता है ना, ताकि घोड़ा या कंडी सही से चल सके, क्योंकि भीड़ के कारण यात्री आपस में टकराते रहते हैं, जिससे फिसलने का थोड़ा बहुत डर भी मन में हो सकता है। इसलिए कुछ यात्री बीच में ही इन पर से उतरकर जो है नीचे पैदल चलना शुरू कर देते हैं कि आप हम आगे मिल जाइए भैया, हम वहाँ पर बैठ जाएंगे, यहाँ पर ना बैठे। ये ज़्यादातर कंडी वालों के साथ होता है, जो कमर पर व्यक्ति लेकर चलते हैं। पैदल चलने वालों का तो खुद पर कंट्रोल होता है, जहाँ चाहो वहाँ अपने पैरों की ब्रेक मार दो, ठीक है, जैसे चाहें वैसे चलें। लेकिन जब आप दूसरी चीज़ों पर बैठते हैं तो कंट्रोल उनके पास चला जाता है। और घोड़ों पर बैलेंस बनाना कोई आसान काम नहीं है। आगे पीछे झुककर जो है संयम बनाना होता है, जिससे कभी कभी कमर में भी दर्द हो जाता है कि भाई जब खड़ी चढ़ाई और उतराई है तो कहाँ तक बैलेंस बनाएंगे। तो कमर भी जो है ये बोलती है कि भाई इससे तो पैदल ही चल ले। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। घोड़े वाले और घोड़ा दोनों एक्सपीरियंस वाले होते हैं, उनका ये रोज़ का काम है। वो सब जानते हैं कि कब कैसे चलना है, जिससे यात्री सेफ रहे। तो डरना नहीं है। यमुना माँ की आस्था के सामने कोई भी भय टिक नहीं सकता। पालकी और कंडी चलाने वालों की मेहनत और संघर्ष के साथ साथ जो है हमें घोड़े खच्चरों की मेहनत को भी नहीं भूलना चाहिए। इंसान तो थकने पर आराम कर लेते हैं, दर्द होने पर दवा लेकर राहत पा लेते हैं और भूख लगने पर खाकर सो जाते हैं, पर ये बेजुबान जानवर कुछ नहीं बता सकते कि इन पर क्या बीत रही है और उन्हें उस समय क्या चाहिए। इनको पर्याप्त आराम, देखरेख और आहार ना मिल पाने के कारण कुछ केस में जो है फिसलने से भी घोड़ों की मौत हो जाती है। कुछ लोग इनसे ज़्यादा रुपया कमाने के चलते क्षमता से ज़्यादा वजन वाले लोग इन पर बिठा देते हैं और खड़ी चढ़ाई पर जब वो चढ़ते हैं तो बेचारों का जो है दम वहीं पर टूट जाता है, मतलब मर जाते हैं घोड़े खच्चर। वैसे ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते, वो अपने घोड़ों का अच्छे से ख्याल रखते हैं, पर कुछ होते हैं जो उनका दुख दर्द नहीं समझ पाते। इसलिए मैं उनसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ कि कृपया उनकी सही से देखभाल करें, ताकि वो भी सही से चल सकें। कोई भी पशु या जानवर हो, उसका दुख दर्द महसूस करें और ख्याल रखें। इसलिए सरकार ने इनके लिए कुछ नियम बनाए हैं ताकि इनकी हेल्थ पर ध्यान दिया जा सके। यमुनोत्री मंदिर अब है 2.5 किलोमीटर दूर, 2.5 किलोमीटर। ये मेरी यमुनोत्री जी की जो है दूसरी यात्रा है। इससे पहले मैं मई 2022 में भी यहाँ पर आया था। रास्ता भले ही कठिन हो, पर मुझे यहाँ आना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और शायद 2024 में भी आऊँ। ये यात्रा है ही इतनी ज़्यादा सुख, शांति, आध्यात्मिक और मन को आनंदित करने वाली कि जितना कहा जाए कम है। इसलिए तो आप देख रहे होंगे कि नवयुवकों के साथ साथ यहाँ बुजुर्ग लोग और महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में आती हैं। ये पहाड़ भी रास्ते के ऊपर आ रहा है। कुछ लोग होते हैं जो घोड़ों पर बैठे बैठे मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं और आगे नहीं देख पाते, तो उनको यहाँ पर ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। कहीं सेल्फी में जो है रेड कलर मिक्स ना हो जाए, समझ गए ना, मतलब खोपड़ी पहाड़ से टकराकर लाल ना हो जाए, इसलिए ध्यान रखें। यमुनोत्री मंदिर 2 किलोमीटर आगे है। करीब 250 मीटर रास्ता अभी समतल सा आएगा। और पता है कि ये प्लेन और उतराई वाला रास्ता बीच बीच में क्यों आता है? ताकि और ज़्यादा चढ़ाई आ सके। जैसे कहते हैं ना कि ये तूफान से पहले की शांति है, ऐसे ही यहाँ पर मान लीजिए थोड़ी बहुत देर को भले ही रास्ता आसान हो जाए, लेकिन इसके बाद खड़ी चढ़ाई आपका इंतज़ार कर रही है। सुख के बाद दुख आता है और दुख के बाद सुख। सामने पहाड़ की चोटियों पर बर्फ़ है। अगर अप्रैल लास्ट या मई के शुरुआती सप्ताह में या फिर नवंबर फर्स्ट वीक में आते हैं तो स्नोफॉल होने के चांस रहते हैं। अभी तो यहाँ पर स्नोफॉल नहीं हो रही, लेकिन जब दर्शन करेंगे और वापस आएंगे तो आगे वीडियो में थोड़ी बहुत स्नोफॉल देखने को, बर्फ़बारी देखने को मिलेगी।
सोचो कि पहाड़ को काट कर कैसे ये रास्ता बनाया गया होगा, कितनी मेहनत और रिस्क लगा होगा। यमुनोत्री यात्रा तो पता नहीं कितने ही वर्षों से चली आ रही है, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। जब ये रास्ता नहीं था तब भी ये यात्रा होती थी। बहुत प्राचीन यात्रा है। यमुनोत्री के लिए आज जानकी चट्टी से यात्रा शुरू होती है ना, लेकिन पहले ये शुरू होती थी हनुमान चट्टी से, क्योंकि पहले जानकी चट्टी और हनुमान चट्टी के बीच कोई रास्ता नहीं था। हनुमान चट्टी से ही लोग जो है यमुनोत्री यात्रा शुरू करते थे। फिर हनुमान चट्टी से जानकी चट्टी तक 9 किलोमीटर की सड़क के लिए दिल्ली के सेठ चांदमल ने जो है महाराजा नरेंद्र शाह के समय 50,000 रुपये दिए थे कि आप सड़क बनाओ। पुराने समय में ये यात्रा बहुत ज़्यादा कठिन थी। उस समय ना तो ठीक से रास्ता था और ना ही इतनी ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी। क्या आपको पता है कि जमुना चट्टी से गरुड़ चट्टी तक 10 स्थान ऐसे हैं जिनके नाम के पीछे चट्टी शब्द जुड़ा है, जैसे जमुना चट्टी, सियाना चट्टी, राणा चट्टी, हनुमान चट्टी, नारद चट्टी, फूल चट्टी, कृष्णा चट्टी और जानकी चट्टी। इनके अलावा 2 और चट्टियाँ यमुनोत्री मार्ग पर हैं। अब इन चट्टियों का क्या मतलब है? तो देखिए, बहुत समय पहले जब वाहन नहीं थे ज़्यादा तो 4 धाम की पैदल यात्रा जो है कई दिनों तक चलती थी। तब लोग बीच के कुछ निश्चित स्थानों पर रुककर आराम किया करते थे कि भाई हमें यहाँ पर रुकना है। इन्हीं स्थानों को चट्टियाँ कहा जाता था। मतलब यात्रा के समय धर्मशालाओं में आराम करने के स्थान को चट्टी कहते हैं। पहले बहुत सारी चट्टियाँ हुआ करती थीं, लेकिन समय बीतता गया और वो विलुप्त होती रही। अभी सड़क से गुजरते हुए केवल 7 चट्टियाँ ही दिखाई देती हैं। यहाँ साइड से ज़्यादा पहाड़ नहीं काटा गया, बल्कि खाई की तरफ लोहे के रोड लगाकर रास्ता बना है। माता जी आगे बढ़ रही हैं। माता के प्रति भक्ति भाव और समर्पण देखकर अच्छा लग रहा है। मैंने पीठ पर बैग बांधा है, देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है। यमुनोत्री आने पर साथ में क्या सामान रख सकते हैं जिससे रास्ते में दिक्कत ना हो, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। इसके लिए मैंने जानकी चट्टी में अलग से वीडियो क्लिप बनाई है, उसको यहाँ जोड़ लेते हैं। मित्रों, इस सामान को मैंने अपने 3 भागों में बांटा है। ऊपर है कपड़े, बीच में एसेसरीज और लास्ट में है कुछ खाने पीने की चीज़ें। तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए, जानकी चट्टी से यमुनोत्री 6 किलोमीटर में जैसे हम यात्रा करते हैं तो ज़्यादातर आशंका रहती है कि 2 बजे के बाद बारिश हो जाए। तो बारिश से बचने के लिए जरूरी है छाता। उसके बाद रेनकोट। आप रेनकोट पहनिए और छाता लगाइए तो बारिश का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। उसके बाद है ये जैकेट, ठंड से बचने के लिए। नेक्स्ट है हमारा ये मफलर, पट्टू, और ये हैं दस्ताने। क्योंकि भाई ठंड होती है, हाथ भी जो है बचे रहने चाहिए, तो इसलिए हमने दस्ताने रख लिए। अब ये है सर्दियों वाला कैप। इसके बाद ये गले को बचाने के लिए, क्योंकि गले में अगर ठंड लग गई ना तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए गला भी बचा रहना चाहिए। अब यमुनोत्री में स्नान करेंगे तो उसके लिए हमारा ये तौलिया है, और गीले कपड़े रखने के लिए ये है हमारा प्लास्टिक बैग। हालांकि हम इसको ले आएंगे, ऐसा नहीं प्लास्टिक वहाँ छोड़ेंगे। जो चीज़ लेकर जाएंगे प्लास्टिक वो हम वापस लेकर आएंगे, कुछ नहीं छोड़ना है वहाँ पर, ताकि यमुना जी की शुद्धता बरकरार रहे। और ये है मोजे। अब मोजे इसलिए भी ज़रूरी हैं क्योंकि मान लो अगर भीग गए तो भाई दोबारा चेंज करके पहन तो लोगे। अब बारी आती है हमारी एसेसरीज़ की कि हम वीडियो कैसे बनाएंगे और क्या क्या उसके लिए सामान है। ये है GoPro 9 और इसमें इसकी एसेसरीज जैसे एक्स्ट्रा बैटरी, चार्जर वगैरह। ये है पावर बैंक, ये भी ज़रूरी है क्योंकि अगर आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो आपकी वहाँ पर ठंड होगी, ठंड से जो है बैटरी जल्दी डाउन होती है, इसलिए पावर बैंक रख लेना। ये हमारा वो है ट्राइपॉड, यहाँ पर मोबाइल फिट हो जाएगा। माता के भजन चलाने के लिए हमने ये स्पीकर रख लिया है ताकि हमारी हिम्मत जो है बरकरार रहे। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको चलाएंगे भी नहीं, फिर भी रख लिया है। और अगर कान कान में सुनना चाहते हैं अपने खुद स्वयं के लिए तो इसके लिए रखा है हमने ये नेक बैंड। अब सबसे नीचे ये है दवाई। अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी, जो भी बीमारी हो, उससे रिलेटेड जो है आप डॉक्टर से सलाह करके अपनी कुछ दवाई रख सकते हैं। हालांकि मेरी ये कभी काम नहीं आती, लेकिन मैं फिर भी रखता हूँ, क्योंकि अगर मान लो भाई किसी और को ज़रूरत पड़ गई, किसी और को कोई दिक्कत परेशानी होगी तो हम उनकी हेल्प कर सकते हैं। और भगवान ना करे कि मुझे इनकी ज़रूरत पड़े, लेकिन मैं फिर भी इमरजेंसी के लिए रखता हूँ ताकि किसी और का भी भला हो सके। अब इसमें ये जो दिख रही है ना, ये है ऑक्सीजन की दवा, ऑक्सीजन की टैबलेट है ये, क्योंकि ऊपर जो है ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए
हो सके तो ऑक्सीजन की दवा भी रख लेना डॉक्टर से पूछ के, ताकि सांस लेने में ऊपर कोई दिक्कत ना हो। अब ये क्या है, मान लो कहीं चोट लग गई तो ये उसे बचाने के लिए, दर्द कम करने के लिए है स्प्रे। उसके बाद ये जो है कुछ और दवाइयाँ हैं जैसे बुखार, सर दर्द, उल्टी वगैरह की, तो ये रख ली। अब पूरे 6 किलोमीटर की यात्रा में जो है खाने पीने का सामान मिलता रहेगा, लेकिन हम पहले से लेकर आए थे तो हमने ये रख लिया, जैसे चॉकलेट है और ये कुछ नमकीन वगैरह, बिस्किट। ठीक है, यात्रा में मिल जाएगा आपको सामान, कोई दिक्कत नहीं, तो वहाँ से भी ले सकते हैं। हालांकि वो थोड़ा महंगा मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। मैंने ये एक बोतल रख ली है जिसमें कि गर्म पानी रहेगा। इसमें जो है ना कई घंटे तक पानी जैसा भरोगे वैसे ही रहेगा, तो हम इसमें गर्म डालेंगे, कई घंटों तक गर्म ही रहेगा, क्योंकि ऊपर ठंड है तो गला हमारा ठीक रहना चाहिए, इसलिए गर्म पानी इसमें हम करेंगे। ये है कैप हमारा धूप से बचाने के लिए, क्योंकि पहाड़ों की धूप बहुत तेज़ होती है। और ऐसे ही हमारे ये चश्मे हैं, ठीक है, ताकि हमारी आंखें सुरक्षित रहें। और ये जितना भी मेरे अकेले का सामान है ये सब आएगा इस बैग में। और ये बैग भी जो है वाटरप्रूफ बन जाएगा अगर हम इसको लगा लेंगे तो पूरी तरह से जो है हम सुरक्षा बनाकर चल रहे हैं। अब देखिए प्रकृति का क्या पता वो क्या खेल खेल दे, लेकिन हम अपनी तरफ से जो है पूरी सुरक्षा हमें बनानी चाहिए। अब देखिए आपको लग सकता है कि यार ये सामान तो बहुत ज़्यादा है, 6 किलोमीटर ही तो है और 12 किलोमीटर हो गया आना जाना, तो इतना सारा सामान क्यों। हालांकि आप खाली हाथ भी जा सकते हैं, लेकिन वही बात है कि जितनी सेफ्टी रखोगे उतना अच्छा है, क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए। और मान लो आपको ज़रूरत ना पड़े, किसी और को पड़ जाए, आप जो सामान ले जा रहे हैं, तो इसलिए हमने ये एक्स्ट्रा रख लिया। थोड़ा वजन होगा लेकिन सह लेंगे। अरे यमुनोत्री मैया से मिलने जा रहे हैं यार, इससे खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो ये सामान तो कुछ भी नहीं है, हम आराम से यात्रा कर लेंगे और आपको दिखाएंगे कैसे कैसे यात्रा हो रही है। सामान की जानकारी मिलने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से यमुनोत्री 1.5 किलोमीटर बचा है। अब भले ही दूरी कम है लेकिन कठिनाई का स्तर कम नहीं होने वाला। ये मंदिर के 500 मीटर तक ऐसे ही बढ़ता जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन चेक हो रही है। अगर सांस लेने में दिक्कत है तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी रखा है। सांस में थोड़ी सी भी दिक्कत महसूस हो तो बेझिझक जांच करा लीजिए। फ्री में छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिल रहा है। अब मैं पहुंच चुका हूं सिद्धपीठ भैरव बाबा मंदिर पर। यहाँ लिखा है कि भैरव बाबा के दर्शन एवं आशीर्वाद के बिना यात्रा अधूरी है। मंदिर सिंदूरी रंग में रंगा है। मंदिर के अंदर भैरव बाबा जी की मूर्ति रखी है। अंदर जाकर दर्शन और आशीर्वाद पा लीजिए। यमुनोत्री मार्ग पर यह अति प्राचीन भैरव मंदिर है। मंदिर के पास से ये आगे वाला रास्ता है जहाँ से हमें जाना है। इसमें शायद क्लियर ना दिख रहा हो, वो देखिए जंगलों के बीच से होकर हम ऊपर की ओर जाएंगे। यमुनोत्री का पूरा रास्ता हरे भरे जंगलों और झरनों से गुजरता है। भैरव मंदिर से आगे यमुनोत्री मंदिर की ओर चलते हैं, जो कि शायद 1200 मीटर दूरी पर है। रास्ते में पानी पीते रहें, क्योंकि पसीना जब निकलेगा ना तो शरीर में जो है पानी की कमी होती रहेगी। एकदम से ठंडा पानी पीने से बचें। हो सके तो यात्रा पर निकलने से पहले एक थर्मस में गर्म पानी भर लें, जो कई घंटों तक गर्म रहता है, और उसे पिए। मतलब हल्का गर्म, ऐसा नहीं कि भभकता हुआ पानी भर लिया उबलता हुआ और बाद में आपको ध्यान नहीं रहे कि इसमें पानी कितना गर्म है, और आप ऐसे ही थर्मस खोलें और ऐसे ही मुंह में डाल लें, तब भैया जीभ फूक जाएगी। जीभ छोड़ो, सारा मुंह फूक जाएगा। तो इसलिए एक नॉर्मल से थोड़ा ऊपर टेम्परेचर में पानी भर लें। अगर गर्म पानी पीने का मन नहीं है तो उसमें जो है कुछ ठंडा जल मिलाकर पी सकते हैं। पर अगर थर्मस भी नहीं ला रहे हैं तो यहाँ पर ठंडा पानी ही पीने को मिलेगा, जिससे जो है गले में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है अगर लगातार उसी पानी को पीते रहेंगे तो। देखिए कंडी और डंडी वालों का कितना संघर्ष है। थोड़ी सी भी दिक्कत अगर आती है तो हम अपने आप को कोसने लगते हैं, आत्मविश्वास गिर जाता है और खुद की परेशानियां देखकर हार मान जाते हैं। इन मेहनती लोगों को देखो किस तरह अपनी पीठ और कंधों पर जिम्मेदारियों को भार मुस्कुराते हुए लेकर जा रहे हैं। कहने को ये भी कह सकते हैं कि मेरा नसीब ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरा जीवन इतना ज़्यादा कठिन है। पर ये किसी से कह नहीं रहे। जो भी काम इन्हें मिला है, इस समय ज़रूरी लगा, वो ये कर रहे हैं, क्योंकि अपना और परिवार का पेट पालना भैया बहुत बड़ी बात है। यहाँ से ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं
और यमुनोत्री यात्रा करा के पुण्य के भागीदारी भी बन रहे हैं। माँ यमुना इनको सुरक्षित रखे और मनोकामना पूर्ण करे। यमुनोत्री मार्ग पर ठंड बनी रहती है, इसलिए पहनने के लिए कोई गर्म कपड़ा जरूर रखें। हालांकि चलने में पसीना आ जाता है, पर जब थोड़ी देर बाद रुकते हैं तो ठंड लगने लगती है या फिर बारिश होती है, मौसम तब ठंडा हो जाता है, इसलिए गर्म कपड़े की ज़रूरत महसूस होती है। आपको वीडियो में दिख रहा है या नहीं ये मुझे नहीं पता, पर सामने जिग जैग मतलब इधर उधर घूमता हुआ रास्ता ऊपर की ओर चढ़ रहा है पहाड़ी पर, जहाँ पर 6 रास्ते बने हैं। मतलब लगातार 6 बार घूम घूम कर ऊपर चढ़ाई चढ़नी है। ये तो वो हैं जो सामने दिखाई दे रहे हैं, जाना तो इनसे भी ऊपर है। यमुनोत्री मंदिर यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ऊपर पहुँच ही जाऊँगा। यात्रा 22 अप्रैल को शुरू हुई थी। मैं गंगोत्री दर्शन के बाद 24 अप्रैल को जानकी चट्टी पहुँचा था। 25 अप्रैल को जानकी चट्टी से यमुनोत्री के लिए ये यात्रा शुरू की थी। यात्रा स्टार्टिंग के 3 दिन बाद गया था, तो रास्ते पर उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी जितना 8-10 दिन के बाद होने वाली थी। अभी तो रास्ता कुछ खाली दिख रहा है, लेकिन मई से जून तक यहाँ इतने ज़्यादा श्रद्धालु पहुँचते हैं कि आगे पीछे जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि एक साइड से घोड़े खच्चर, पालकी और कंडी वाले आते हैं और दूसरी तरफ से पैदल यात्री ऊपर चढ़ते हैं। तब एक दूसरे से टकराने का भय हो सकता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी दुर्घटना नहीं होती। सब सुरक्षित आराम से नीचे उतर आते हैं। एक रास्ता पार कर मैं दूसरे पर चढ़ गया हूँ। पालकी वाले बुजुर्गों को दर्शन करा के वापस ला रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि बस चढ़ाई चढ़ने में इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। जब पालकी वाले नीचे उतरते हैं ना, तो इन्हें बड़ा संभल कर चलना होता है, क्योंकि नीचे सीधी ढलान है, तो एकदम थाम कर बैलेंस बनाकर ये नीचे आते हैं। 2 रास्तों के बाद तीसरी चढ़ाई आ गई। नीचे से अब चौथे ट्रैक पर पहुंच गया और अगला वाला तो और भी ज़्यादा खड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, सबको पार कर लेंगे। थोड़ी देर खड़े होकर आराम लेना चाहते हैं तो यहाँ रुक जाइए, लेकिन बैठने की कोशिश ना करें, वरना फिर उठकर चलने में काफ़ी मेहनत लगती है। वो सामने जो ऊपर की ओर अंकल जी चढ़ रहे हैं, पता नहीं कि शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं या फिर हल्का होने जा रहे हैं। अगर कोई शॉर्टकट दिखाई भी दे तो उसे ना ले। शॉर्टकट के ज़्यादा चांस होते हैं कि वो ज़्यादा रिस्की होगा। नॉर्मल सीधे रास्ते से ही आगे बढ़ते रहें। भैरव मंदिर के ऊपर जिग जैग रास्ते से चढ़ता हुआ मैं 5वें मोड़ पर आ गया हूँ। यहाँ से ऊपर 3 मोड़ हैं जो दिखाई दे रहे हैं। नीचे तो 6 गिने थे, पर ये अब 8 हो गए। पता नहीं ऊपर और कितने हैं। रास्ते में अगर कहीं कोई टूट फूट हो जाए तो मरम्मत का काम चलता रहता है। मेरे सामने है अब 7वीं चढ़ाई। रास्ता तो ऊपर जाता ही रहेगा, इसलिए मैंने अब इन्हें गिनना बंद कर दिया कि कितनी ज़्यादा चढ़ाई है, कितने जो हैं रास्ते बने हैं जिग जैग वाले। बस चलते रहो। यहाँ रखी कोल्ड ड्रिंक से मुझे ध्यान आया कि कुछ लोग क्या करते हैं कि उनकी सांस फूल रही होती है, पसीने में लथपथ रहते हैं और एकदम से कोल्ड ड्रिंक खरीद कर गुड़क कर जाते हैं, मतलब पी जाते हैं। ऐसा करने से प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शरीर गर्म रहता है, ऊपर से एकदम से आपने ठंडी चीज़ पी ली तो वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहती। जब नॉर्मल हो जाएं तब पी सकते हैं। आप मेरे बारे में सोच रहे होंगे कि यार ये भले डॉक्टर बने घूम रहा है, बात बात पर ये सलाह दे रहा है कि ऐसा करो वैसा करो, ये मत करो वो मत करो। भाई जी, मैं कोई डॉक्टर वोक्टर नहीं हूँ, बस जो बात मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ, जिससे बुज़ुर्ग लोगों को कोई दिक्कत ना हो और वो सही से यात्रा कर पाएँ। हालांकि ये बात जो है नौजवानों के लिए भी फिट है, क्योंकि मैं इससे पहले कई यात्राओं पर जा चुका हूँ, इसलिए थोड़ी बहुत जानकारी है मेरे पास कि कहाँ क्या हो सकता है। फिर से बता दूं कि यात्रा मार्ग पर पॉलीथीन और कूड़ा रास्ते पर ना फेंकें। अगर पुलिस वालों या फिर यहाँ पर तैनात किसी व्यक्ति ने देख लिया कि आप क्या कर रहे हैं, खा के सब फेंक रहे हैं ऐसी प्लास्टिक और डस्टबिन में नहीं डाल रहे, तो भैया वो आकर जुर्माना लगा देंगे। तो डस्टबिन में ही कचरा डालें, या प्लास्टिक है तो अपने साथ नीचे लेकर चले जाएं, डस्टबिन ना मिले तो। ये तो मैंने पहले बता ही दिया वैसे। अब मंदिर बस 500 मीटर आगे है, यहाँ से 2-3 बार चढ़ाई है, उसके बाद समतल रास्ता आ जाएगा। तो इसी खुशखबरी में यमुनोत्री यात्रा में आने वाले कुल खर्चे की बात कर लेते हैं कि हमारा कितना रुपया लगने वाला है। तो हरिद्वार से उत्तरकाशी या धरासू बैंड तक का बस का किराया हो गया 450 रुपये, 450। धरासू बैंड से बड़कोट और फिर बड़कोट से जानकी चट्टी तक टैक्सी से जाना 150 रुपये प्लस 150, मतलब 300 रुपये हो गए दोनों के। रास्ते में खाने के 200 रुपये जोड़ लिए। जानकी चट्टी में एक रात का कमरा 1200 रुपये में 2 व्यक्तियों के लिए मिल जाएगा, तो एक का पड़ा 600 रुपये। वहाँ पर डिनर 150 रुपये लगा लेते हैं। अगली सुबह यमुनोत्री मंदिर की यात्रा पर जाने आने में खाने के हम 300 रुपये ऐड कर लेते हैं।
इस तरह मात्र 2,000 रुपये में आपकी एक तरफ से यमुनोत्री यात्रा कंप्लीट हो गई। मतलब जाना आना दोनों तरफ का 4,000 रुपये। ये मीडियम बजट की बात हो रही है। खर्च करने को तो आप कितना भी कर लो, जैसी सुविधा वैसे रुपए। अब रास्ता समतल हो गया है। जब ऐसा रास्ता आता है ना तो बड़ा सही लगता है, बड़ा आराम मिलता है पैरों को। और जब सामने मंदिर के पास हो तो भैया और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लेन रास्ते में चलने पर मेहनत नहीं लगती, बस कदम अपने आप ही चलते जाते हैं। इससे सीख क्या मिलती है? आप फिर बोलोगे कि यार फिर सीख दे रहा। अरे भैया सुन लो यार ठीक है। तो सीख ये मिलती है कि जीवन में भी ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बस हिम्मत रखें और जीवन यात्रा में आगे बढ़ते रहें। मंजिल एक दिन मिल ही जाएगी। ऊंचाई से गिरता हुआ झरना कितना खूबसूरत लग रहा है। देखकर प्रकृति को महसूस कीजिए कि जो है यहाँ की क्या सुंदरता है। यहाँ से नीचे मंदिर तक उतराई है और थोड़ा सा यमुना धाम दिखने भी लगा है। इसलिए श्रद्धालु खुश हो गए और यमुना मैया की जय बोलने लगे। जल्दी छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं, अभी वो जो ऊपर रास्ता देख रहे हैं वो भंडेली गाड़ के पास से आ रहा है। जो जंगल जात का वैकल्पिक मार्ग था वो रास्ता यहाँ मंदिर से करीब 300 मीटर पहले आकर मिलता है। मतलब यहाँ वैकल्पिक वाला मार्ग और मेन वाला जो सीधा वाला रास्ता था वो दोनों यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। इसके बाद एक ही रास्ता आगे बढ़ेगा जो कि थोड़ा ढलान वाला है। धीरे धीरे नीचे मंदिर तक उतरते चलेंगे। तो आज बहुत कम है बाबू जी। कल परसों आते तो जाम में 2-2 घंटे खड़े रहे लोग। आप बिल्कुल अच्छे टाइम पे आए, बिल्कुल आपके लिए पूरा रास्ता खड़ा है। अगर आपको सुनाई दे रहा होगा तो ये जो है व्यक्ति चल रहे हैं और साइड में इनसे एक दूसरे व्यक्ति कह रहे हैं कि बाबूजी अगर आप कल परसों आते तो जाम में जो है 2-2 घंटे तक लोग खड़े रहे थे। आप सही टाइम पर आए हो। यहाँ रास्ता छोटा है और मई जून में जो है ज़्यादा तीर्थयात्री आने के कारण अच्छा खासा जाम लग जाता है। तो ये जो है झूठ नहीं बोल रहे। आगे जब पीक सीजन आएगा तो इतना ज़्यादा फंस जाएंगे यहाँ पर लोग कि घंटों तक भी खड़े रह सकते हैं, जिससे कुछ समय के लिए ये रास्ता जाम सा हो जाएगा। यमुनोत्री मंदिर परिसर के एंट्री गेट पर लिखा है कि श्री यमुनोत्री धाम में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी कि मैं यमुनोत्री धाम पर पहुँच चुका हूँ। तो मुझे बधाई दीजिए भाई। यहाँ से मुख्य मंदिर 150 मीटर के आसपास है। सुबह 10 बजे मैंने ये यात्रा शुरू की थी और 3 से 3.5 घंटे में यहाँ पहुँच गया। ज़्यादा समय इसलिए लगा क्योंकि वीडियो भी बनानी थी, तो धीरे धीरे ये मैंने यात्रा पूरी की। मैं तो किसी कारणवश लेट हो गया, पर आप सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करें ताकि समय से वापस हो सकें। ये घोड़ा खच्चर स्टैंड है, यहीं पर घोड़े आपको उतार देंगे। इससे आगे पैदल ही जाना होगा। कंडी और पालकी वाले थोड़ा और नीचे तक जाते हैं। सामने यमुना जी का मंदिर देखकर शांति और सुकून महसूस हो रहा है। निकट चलकर देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या इतनी ज़्यादा इसलिए हो गई क्योंकि एक तो रास्ता छोटा है और दूसरा जो है दोनों साइड दुकानें बनी है जहाँ से निकलने के लिए बहुत कम जगह है। तो मंदिर तक आगे बहुत धीरे धीरे बढ़ेंगे। मंदिर के पास कुछ दुकानें हैं जहाँ पर खाने पीने से लेकर प्रसाद तक सभी चीज़ें उपलब्ध हैं। इनके अलावा यमुनोत्री मंदिर की फ़ोटो, कैलेंडर, मूर्ति और चुन्नी मिलती है। ऊंचाई पर होने के कारण खाने पीने की चीज़ें महंगी है। एक समोसा शायद 25 रुपये का और चाय भी इसी रेट के आसपास है। चूँकि नीचे घोड़ों से सामान आता है तो उनका चार्ज देना होता है और भैया खतरनाक रास्ता भी है, तो जो है रिस्क बढ़ने के कारण यहाँ पर महंगाई हो जाती है। इसमें इनका कोई कसूर नहीं है। कभी आप ये बोलो कि अरे भाई साहब ठीक लगा लो, ज़्यादा रुपए मांग रहे हो आप। भैया यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किलों से मिलता है ये सब सामान। जलेबी, बर्फ़ी, लड्डू देखकर मुंह में पानी तो नहीं आया है ना। कुछ दुकानों पर पेटीएम से ऑनलाइन पेमेंट भी हो रहा है। जी हाँ, यहाँ इंटरनेट चल जाता है, नॉर्मल चल जाएगा। जियो और एयरटेल के कुछ नेटवर्क हैं। फिर भी ऑनलाइन पर ज़्यादा विश्वास ना करें, अपने पास रुपया रखें ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आ सके। इस पुल को पार करने के बाद मंदिर आ जाएगा। नीचे यमुना जी बह रही हैं। पुल पार करते ही सीधा रास्ता जा रहा है यमुनोत्री मंदिर की ओर। लेकिन वहाँ जाने से पहले यहाँ जूते चप्पल उतारने होंगे। फिर आपको यहाँ से एक टोकन मिलेगा, उसको वापस में जब दिखाओगे तो जूते मिल जाएंगे। तो जूते जमा कराने के बाद ऊपर चलते हैं। साइड में यमुना जी बह रही हैं। वो सामने है यमुनोत्री जी का मंदिर, जिनके दर्शन के लिए हमने ये यात्रा शुरू की थी। दर्शन करने के लिए ऊपर चलते हैं।
चूँकि मंदिर के कपाट अभी खुले हैं इसलिए फूलों की मालाओं से सजा है। अंदर जाने से पहले मंदिर को कुछ देर बाहर खड़े होकर देख लेते हैं। सच में यहाँ आकर बड़ा अच्छा लगता है। यात्रा में जो भी दुख दर्द और थकावट हुई होती है वो सब यमुनोत्री मंदिर को देखकर एकदम से कैसे दूर हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना सुख शांति मिलती है यहाँ पर कि शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। मन करता है कि ऐसे ही माँ यमुना के मंदिर को देखते रहें। मंदिर पीले कलर से रंगा है और कोनों पर लाल रंग है। सी लेवल से 3293 मीटर की हाइट पर बने यमुनोत्री मंदिर को 1885 में टिहरी गढ़वाल राजा सुदर्शन जी ने बनवाया था, जिसमें बाद में भूकंप और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से टूट फूट होती रही। फिर 19वीं शताब्दी में जयपुर की महारानी गुलेरिया जी ने जो है मंदिर की मरम्मत करवाई थी। आज जो ये मंदिर का रूप है उसका निर्माण गढ़वाल राजा नरेश प्रताप शाह जी ने कराया था। चारधाम यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, इसलिए यमुनोत्री धाम सबसे पहले आता है। इनके बाद गंगोत्री, केदारनाथ और लास्ट में बद्रीनाथ जी की यात्रा होती है। मंदिर सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। इसके बाद 12 से 1 बजे तक बंद मिलेगा। इस बीच जो है मंदिर में पूजा या अन्य जो है अनुष्ठान होते हैं। फिर शाम 1 बजे से रात 8 बजे तक श्रद्धालु दर्शन करते हैं, जिसमें आरती का समय सुबह 6 और शाम 7 बजे है। यमुनोत्री और यमुना का वर्णन वेद पुराणों और ग्रंथों में हुआ है, जहाँ पर यमुनोत्री को यमुना प्रभव तीर्थ कहा गया है। यमुना जी सूर्य जी की पुत्री हैं। शनिदेव और यमराज उनके 2 भाई हैं। सूर्य का दूसरा नाम कालिंद है, इसलिए यमुना जी को कालिंदी भी कहा जाता है। ग्रंथों में यमुना जी के बारे में लिखा है कि जहाँ से यामा मतलब यमुना जी निकलती हैं वहाँ सच्चे मन, श्रद्धा भाव और सम्मान रखते हुए स्नान करने से और वहाँ का जल पीने से मनुष्य जो है पापों से मुक्त हो जाता है और साथ ही उनके 7 कुलों तक पवित्र हो जाते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। अब सवाल ये है कि यहाँ यमुना जी जो बह रही हैं उनका उद्गम स्थल कहाँ है। जैसे गंगा जी गोमुख से निकलती है, वैसे यमुना जी कहाँ से निकल रही हैं। तो सी लेवल से 6315 मीटर की हाइट पर बंदर पूंछ नाम की एक चोटी है, जहाँ काफ़ी दूर तक यमुनोत्री ग्लेशियर फैला है। वहाँ यमुनोत्री मंदिर से 1 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 4421 मीटर हाइट पर कालिंदी पर्वत पर चंपासर ग्लेशियर से जो है यमुना जी निकल रही हैं। चंपासर ग्लेशियर से आगे सप्तऋषि कुंड की झीलों से भी यमुना जी में जल आता है। सप्तऋषि कुंड नाम इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर 7 ऋषियों ने तपस्या की थी। यहाँ पहुँचना आसान नहीं है। यमुनोत्री मंदिर से करीब 7 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़नी होगी। कोई प्रॉपर रास्ता भी नहीं है, जंगलों से होकर गुजरेंगे। इनकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, तो कुछ ही लोग यहाँ तक जा पाते हैं। वहाँ किसी भी तरह के खाने पीने या अन्य चीज़ों की कोई सुविधा नहीं है। आप अपने रिस्क पर जाते हैं। अगर जाने का प्लान है तो गाइड के साथ जाएं, वरना भटक सकते हैं। मेरा भी यमुना जी को निकलते हुए देखने का बड़ा मन है, पता नहीं कब जा पाऊँगा। चलिए यमुनोत्री मंदिर के अंदर चलते हैं, जहाँ जय श्री यमुने लिखा है वो मंदिर का गर्भगृह है। वैसे यहाँ वीडियो और फोटो खींचने की अनुमति नहीं है, पर यात्रा को खुले हुए अभी 3 दिन हुए थे तो ये मना नहीं कर रहे थे, बोले कि खींच लो। तो हमने जो है वीडियो और फोटो बना ली। सामने यमुना जी की मूर्ति है जो कि काले संगमरमर के पत्थर से बनी है। पास में माँ यमुना की सफ़ेद संगमरमर की मूर्ति है। दोनों को एक साथ देखकर मैं धन्य हो गया। तो बोलो जय गंगा और यमुना जी की। यमुना जी के भाई यमराज जी मृत्यु के देवता हैं, तो जिसकी भी मौत आने वाली होती है वो आकर उसको ले जाते हैं। यमुना जी ने यमराज से कहा कि मुझे एक वचन दो कि जो भी भक्त पवित्र और सच्चे मन से मेरे जल में स्नान करके मेरे दर्शन करेंगे उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। समय से पहले आप उनको लेकर नहीं जाओगे और ना ही वो मृत्यु के समय तड़पेंगे। वरदान दो कि उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी से वचन मांगा। यमराज जी बोले कि बहन चिंता ना करो, ऐसा ही होगा। एक भाई ने अपनी बहन को ये वचन दिया, इसलिए आज भी भाई दूज के दिन यमुनोत्री दर्शन करना और यमुना जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। मथुरा में भी ऐसा ही है। यमुनोत्री में एक संत असित मुनि जी कुटिया बनाकर रहते थे। वो यहाँ प्रतिदिन योग तपस्या करने से पहले गंगा और यमुना जी में स्नान करते थे। अब आप बोलोगे कि गंगा जी तो यहाँ है ही नहीं, वो तो गंगोत्री में बहुत दूर हैं। तो आपकी बात सही है, पर मान्यता है कि असित मुनि जी यहाँ से गंगोत्री जाकर स्नान किया करते थे। फिर आप बोलोगे कि
इसमें तो बहुत समय लगता होगा। देखिए, कहते हैं कि सदियों पहले 4 धाम एक दूसरे से शॉर्टकट रास्ते से जुड़े हुए थे। आज भी इनकी एरियल मतलब ऊपर से दूरी देखी जाए तो इतनी ज़्यादा नहीं है। वो तो पहाड़ी रास्ते से जब घूम घूम कर जाते हैं तब दूरी बढ़ जाती है। इस पर अभी बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फिलहाल असित मुनि जी पर वापस आते हैं। यमुना जी में वो यमुनोत्री में ही स्नान कर लेते थे और गंगा जी के लिए दूर जाना पड़ता था। जब वे बूढ़े हो गए तो चलने में दिक्कत होने लगी, जिससे स्नान के लिए गंगोत्री नहीं जा पाए। शरीर साथ नहीं दे रहा था, जिससे वो दुखी हुए। तब उन्होंने गंगा जी की कठोर तपस्या की और अंततः यमुनोत्री पर ही गंगा जी की एक धारा प्रकट हुई। इसलिए यमुना जी को गंगा जी की बहन भी कहा जाता है। यमुना जी उत्तराखंड से निकलकर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा से होती हुई प्रयागराज के संगम पर गंगा के साथ मिल जाती है। मंदिर के पास जहाँ से ये भाप उठ रही है वहाँ सूर्य कुंड है, जिसका जल इतना ज़्यादा गर्म है कि इसमें कच्चे चावल और आलू पक जाते हैं। लोग एक छोटी सी पोटली में चावल बांधकर इस गर्म जल में डुबोते हैं और थोड़ी देर में चावल पककर तैयार मिलते हैं। इसी को श्रद्धालु प्रसाद के रूप में घर लेकर जाते हैं। ये गढ़वाल के सबसे गर्म पानी के कुंडों में से एक है, जिसका तापमान 90 डिग्री के आसपास बताया गया है। देख रहे हैं ना कि ये जल कैसा उबल रहा है, कितना ज़्यादा तापमान है। कहते हैं कि इस उबलते जल को ध्यान से सुनोगे तो इसमें ओम जैसी आवाज़ निकलती है। गर्म पानी होने के पीछे पुराणों में बात है कि यमुना जी ने अपने पिता सूर्यदेव से कहा कि जब श्रद्धालु लंबी यात्रा के बाद दर्शन करने आएंगे तो यहाँ आकर क्या खाएंगे। तब सूर्य ने वरदान दिया कि इस कुंड का जल हर वक्त खोलता रहेगा, मतलब उबलता रहेगा, जिससे तीर्थयात्री यहाँ अपना खाना पका सकें। दूसरी बात जुड़ी है रामायण काल से। मंदिर के पास बंदरपुर चोटी है। उसका ये नाम इसलिए हुआ क्योंकि त्रेता युग में हनुमान जी जब माता सीता को ढूंढने के लिए लंका पहुँचे थे, तब लंका में उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी। हुआ क्या, हनुमान जी ने उससे जो है सारी लंका फूंक दी, जला दी, दहन कर दी। अब बजरंगबली जी से कोई पंगा लेगा तो भैया बच थोड़ी ही जाएगा। जय हो बजरंगबली जी की। इसके बाद जलती पूंछ से वो यहाँ एक पर्वत पर उतरे और पास में यमुना जी के ठंडे जल से अपनी पूंछ की आग बुझाई। इसलिए उस पर्वत का नाम बंदरपुछ हो गया। और मान्यता ये भी है कि आज भी वो आग यमुनोत्री में सूर्य कुंड के पानी को गर्म रखती है। नीचे की ओर गौरी कुंड बना है, जिसका जल ठंडा है। तीर्थयात्रियों को स्नान कराने के लिए सूर्य कुंड का गर्म पानी गौरी कुंड में भेजा जाता है, ताकि गर्म और ठंडा जल मिलकर स्नान के योग्य हो सके। गौरी कुंड का निर्माण जमुना बाई ने करवाया था, इसलिए जमुना बाई कुंड भी इसको कहते हैं। यहाँ पर पुरुष और महिलाओं के स्नान के लिए अलग अलग कुंड बने हुए हैं। सल्फर युक्त ये पानी है, जिसमें स्नान से कुछ चर्म रोग भी ठीक हो सकते हैं। मंदिर के पास एक दिव्य शिला है, जहाँ पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान होता है। मंदिर के साइड में नीचे की ओर श्री सिद्ध पीठ हनुमान मंदिर है, जहाँ हनुमान जी की मूर्ति है। हनुमान जी का मंदिर यहाँ क्यों है वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया हनुमान जी के बारे में। यमुनोत्री धाम के आसपास कौन से स्थलों को देख सकते हैं, यहाँ पर उनके नाम लिखे हैं, जिसमें से बस द्रौपदी कुंड, गरुणधारा और कालिंदी पर्वत बचा है। बाकी तो हमने देख ही लिए। यमुना जी ने चाहा तो आने वाले समय में ये भी पूरा कर लूँगा। यमुनोत्री यात्रा में एक बात तो निश्चित है कि यहाँ लगभग हर रोज़ 2 बजे के आसपास बारिश शुरू हो जाती है। 2 बजने ही वाले थे, बरसात होने लगी। पता नहीं कौन सा राज है, यहाँ बारिश होती रहती है 2 बजे के बाद। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि सुबह जल्दी दर्शन के लिए निकले, ताकि 2 बजे से पहले दर्शन करके वापस जानकी चट्टी पहुँच सकें। बारिश हल्की हल्की बर्फ़बारी में बदलने लगी है, जल्दी ही रुई जैसी स्नोफॉल हो जाएगी। अगर यहाँ पहुँचने में लेट हो गए हो या बारिश या बर्फ़बारी होने लगे, तब यमुनोत्री धाम में रुक सकते हैं। हालांकि यहाँ रात को बहुत ही कम लोग स्टे करते हैं, पर एक दिन यमुनोत्री धाम में रुककर यहाँ की आरती और आसपास की प्रकृति को आराम से जी भरकर देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। कालिंदी पर्वत और सप्तऋषि कुंड पर जाने वाले कुछ यात्री भी जो है इन आश्रमों में रुकते हैं, क्योंकि वापस जो है ना लंबी यात्रा है, तो वापस वो जानकी चट्टी ना पहुंचकर यहीं रुक जाते हैं रात को। मंदिर के पास आश्रम बने हैं, जहां थोड़ी देर बाद देखेंगे कि यहाँ कमरे कितने रुपए में हैं और कैसे हैं। इसके ऊपर कालिंदी आश्रम और श्री रामानंद आश्रम है, जहाँ रुकने की व्यवस्था है। इतनी ऊंचाई पर रुकने को मिल रहा है, यही बड़ी बात है, तो ज़्यादा सुविधा की उम्मीद ना करें। चलिए अब इनकी ओर चलते हैं। पुल पार करके श्री यमुना आश्रम की कैंटीन है। बाहर से आश्रम ऐसा दिखता है, अंदर से बहुत साधारण है।
तख्त पर रजाई गद्दे बिछे हैं। सुविधा कम है पर माँ यमुना के दरबार के पास नींद अच्छी आएगी। मैंने यहाँ आने से पहले ही जानकी चट्टी में रूम ले लिया था और फिर अगले दिन गंगोत्री भी जाना था, इसलिए मैं यहाँ नहीं रुक सका। समय होता तो ज़रूर रुकता। चलो जब कभी बाद में कालिंदी पर्वत या सप्तऋषि कुंड की ओर चलेंगे तब यहाँ रुकेंगे। यमुनोत्री मंदिर में माँ यमुना के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी आता रहूँगा। यमुना जी से आशीर्वाद लेने के बाद अब वापस जानकी चट्टी की ओर लौटना है। मन तो नहीं कर रहा जाने का, पर क्या करें, जाना तो होगा ही। यहाँ से जानकी चट्टी 6 किलोमीटर है। अब बारिश हो रही है, पता नहीं कैसे जा पाएंगे वापस। भीगते हुए ऊपर लैंडस्लाइड भी हो सकती है, रास्ते बंद हो सकते हैं। ऐसे ही पैदल जाना है अभी काफ़ी दूर। अब देखते हैं, माँ यमुना की कृपा से हमने दोबारा दर्शन कर लिए। एक बार हम पहले आए थे 1 साल पहले, और अब दोबारा आए हैं। ऐसे भीगते हुए वापस जाएंगे। दुआ करो कि सब ठीक ठाक हो। बोलो जय यमुना जी की। बारिश शुरू हो गई, और ये बारिश वैसी है जो बर्फ़ से पहले पड़ती है। हो सकता है कि ये बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाए तो स्नोफॉल यहाँ शुरू हो सकती है। बारिश और बर्फबारी में ऐसे ही निकलना होगा। अब जब बारिश प्रतिदिन होती है तो साथ में रेनकोट और छाता ज़रूर रखें। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से रेनकोट नहीं लाते। जब बारिश होती है तो यहीं से 50 रुपये का एक पन्नी वाला रेनकोट खरीद लेते हैं, जो कि थोड़ी दूर चलकर बाद में फटने लगता है और वो पूरे शरीर को कवर भी नहीं करता, बस घुटनों तक आता है, जिससे आप भीग जाएंगे। इसलिए अच्छी क्वालिटी का रेनकोट रखें, जो 2 पीस में आता है ना, ऊपर का अलग और नीचे का अलग, जिससे पूरी बॉडी ढक जाती है और बारिश का भी असर नहीं होता, वही लेकर आएँ। चूँकि मैं पहले ये यात्रा कर चुका था इसलिए सब मालूम था। तो दिल्ली से 1200 रुपये में रेनकोट ले लिया। छाता भूल आया था तो उत्तरकाशी से 300 रुपये में ख़रीदा। इससे मैं पूरी तरह से सुरक्षित और बेफिक्र हो गया कि अब कोई टेंशन नहीं भाई को, चाहे बारिश हो या फिर बर्फ़ पड़े। भले ही इसमें मैं कोई मिल गया का जादू सा लग रहा हूँगा, पर भैया यहाँ लुक मायने नहीं रखता। भीग कर बीमार होने से अच्छा है जादू ही बन जाओ। क्योंकि अभी 6 किलोमीटर ऐसे ही मौसम में जाना है, तो शर्म छोड़िए और बचने की कोशिश करें। बैग को भी रेन कवर से ढक लिया और एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए 50 रुपये में पन्नी वाला रेनकोट खरीदकर इसके ऊपर लगा लिया, ताकि पानी अंदर ना जा पाए। अब बारिश के साथ साथ बर्फ़ भी पड़ने लगी है, जिससे मौसम और ज़्यादा ठंडा हो गया। आप बारिश और बर्फ़ में यहाँ पर फ़र्क नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो है अभी शुरुआत है बर्फ़ की। बाद में ये रुई जैसी हल्की बर्फ़ में बदल जाएगी और हैवी स्नोफॉल होने लगेगा। मेरा भी बड़ा मन था यार यहाँ स्नोफॉल देखने का, लेकिन अभी उसमें थोड़ा समय लगने वाला था। पर अनाउंस हो रहा था यहाँ पर बार बार कि जल्दी से जानकी चट्टी की ओर निकल जाइए, मौसम और ज़्यादा ख़राब होने वाला है, इसलिए मैं नीचे आने लगा। बारिश से यहाँ कई और दिक्कत परेशानियाँ हो सकती हैं। उनमें से एक तो ये कि बारिश के पानी से ऊपर पहाड़ से मिट्टी बहकर आती है, जिस कारण रास्ते पर कीचड़ बन जाता है, जिससे थोड़ी बहुत फिसलन हो जाती है। पहाड़ से मिट्टी खिसकने से कोई पत्थर भी रास्ते पर आ सकता है, तो यात्रा कुछ देर के लिए रुक भी सकती है। लेकिन घबराएगा कोई नहीं भाई, आराम से ध्यानपूर्वक सबके साथ चलते रहिए, ये समस्या नहीं होगी। अब मैं तो खुद बारिश में चला हूँ भाई, मैं भी आराम से उतर गया और उम्र दराज लोग भी आराम से नीचे निकल जाएंगे। बारिश कम हो गई तो मैंने छाता बंद करके अपने हाथ में टांग लिया। बुढ़ापे का सहारा लाठी अभी भी मेरे पास है। ऐसा मत करना कि अब तो नीचे उतर रहे हैं तो लाठी की क्या ज़रूरत है। भाई जी, छड़ी ऊपर और नीचे दोनों जगह चलते हुए काम देती है। इसको ऊपर मत छोड़ाना, जब तक यात्रा पूरी ना हो हमेशा साथ रखें। उतराई पर भी काफ़ी मेहनत लगती है, पैरों को रोक रोक कर चलना पड़ता है, घुटनों पर बहुत जोर आता है। और यात्रा शुरू करने से पहले पैरों के नाखून जरूर काट लेना, वरना ये फिर परेशान करेंगे चलते हुए जूतों में। ट्रैक गीला हो गया और उतराई वैसे है तो सबकी स्पीड कम हो गई। धीरे धीरे चलकर नीचे उतरना होगा। देखिए कितनी तीखी उतराई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि रास्ता कैसा भी हो, तीर्थयात्री माता यमुनोत्री के दर्शन करके ही वापस नीचे आते हैं। जब 2013 में केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो यहाँ भी उथल पुथल हुई थी, जिसके बाद कुछ समय के लिए श्रद्धालुओं की संख्या घट गई थी। लेकिन बाद में यहाँ सब जब नॉर्मल हो गया तो भारी संख्या में दोबारा से श्रद्धालु आने लगे। और अब देखो यहाँ पर खूब लोग हैं। 4 धाम की लोगों के मन में इतनी श्रद्धा, भक्ति भाव और सम्मान है कि इसके आगे सब दुख दर्द बहुत छोटे लगने लगते हैं। 4 धाम के प्रति श्रद्धालुओं के विश्वास के आगे कोई भी विपदा, आपत्ति या आपदा नहीं टिक पाती। उसी गौरव से ये यात्रा होती थी, होती है और होती रहेगी।
जैसे वो पहले से करते आ रहे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, तीर्थयात्रियों का इनके प्रति लगाव कभी कम नहीं होगा। ऐसे ही निरंतर ये यात्रा चलती रहेगी। अब चूंकि बारिश पूरी तरह से बंद हो चुकी है तो मैंने चलने की स्पीड बढ़ा दी कि भैया अब निकल लो, फ़ायदा उठाओ बारिश ना होने का। वो नीचे भैरव बाबा का मंदिर है जहाँ तक उतरना है। देखिए फ़िलहाल हम कहाँ से नीचे उतरकर यहाँ पहुँचे हैं। चढ़ाई उतराई तो चलती रहेगी, हमारा उद्देश्य है जानकी चट्टी पहुँचना। जब यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे तब यात्रियों की संख्या लिमिट कर दी थी कि एक दिन में इतने यात्री ही दर्शन कर पाएंगे, ताकि यात्रा में ज़्यादा भीड़ ना हो और आराम से दर्शन हो सके। लेकिन लोकल लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया कि ऐसे तो हमारी इनकम पर असर पड़ेगा, हमारी कमाई कम होगी। इसलिए सरकार ने उनके दबाव में आकर ये लिमिट हटा ली। अब जब कोई लिमिट नहीं है तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं, तब पीक सीजन में सही से व्यवस्था नहीं हो पाती। यात्रा सही से चले इसके लिए प्रतिदिन यात्रियों की संख्या को निश्चित कर देना चाहिए कि एक दिन में इतने यात्री ही दर्शन के लिए आ सकते हैं, या फिर जो लोग आ रहे हैं सबके रजिस्ट्रेशन चेक होने चाहिए, जिससे ज़रूरत से ज़्यादा लोग एक ही दिन में यहाँ ना आ पाए। रजिस्ट्रेशन वेरीफाई करने वाले बैठे तो रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग उनके सामने से ऐसे ही निकल कर जाते हैं। किसी का पंजीकरण हो रखा है या नहीं इसका कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अपनी मर्जी से वहाँ जाकर खुद कहना पड़ता है कि मेरा रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कर लो। क्षमा करें, लेकिन ये शिकायत नहीं, सुझाव वाली बात है। एक दिन में 7,000 से 10,000 श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। यात्रा शुरू होने के 26 दिनों के अंदर 1,77,907 लोग दर्शन कर चुके हैं। रास्ता छोटा है इसलिए इतनी संख्या में जाम लग जाता है। आने जाने वाले एक साथ चलते हैं, जगह कम है तो कभी कभी धक्का मुक्की के कारण थोड़ी बहुत कहासुनी हो जाती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बिना किसी दिक्कत परेशानी के पूरी यात्रा बिल्कुल शांति और सुकून से कंप्लीट हो जाती है। उतराई पर बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है ताकि आराम से उतर सकें। चलते चलते पहुंच गया भैरव बाबा मंदिर पर। वाटरफॉल को जूम करके देखते हैं कि कैसा लग रहा है। जब पहाड़ों के ऊपर से बर्फ़ पिघलती है तो झरने और ज़्यादा भरकर चलते हैं। भैरव बाबा से नीचे कुछ दूर तक रास्ता ऐसे ही समतल वाला रहेगा। कंधे पर बैठी छोटी सी बच्ची भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे लगाती हुई जा रही है। छोटे बच्चों का ऐसा देश प्रेम देखकर अच्छा लगता है। पुल के पास बारिश से जो है सड़क पर चिकनाहट वाला कीचड़ आ गया है, तो सावधानी पूर्वक चलना होगा। पुल पार करते ही उतराई थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं होगी, नीचे यमुना द्वार तक आती रहेगी। चलते चलते एक नज़र जादू पर भी डाल लेते हैं कि इसके क्या हाल हैं। एक हाथ में छड़ी और छाता और दूसरे हाथ में बेचारा गोप्रो पकड़े हुए ये प्राणी ऐसे ही खड़ा है। जादू के लिए धूप अच्छी होती है, पर फिलहाल यही मौसम सही है। मैं अपडेट वाला जादू हूँ भाई, मेरी शक्ति बिना धूप के भी काम करती है। आपको ध्यान होगा कि यहीं से यात्रा की पहली खड़ी चढ़ाई शुरू हुई थी, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो रहा था। नीचे उतरकर यमुना जी के पास चलकर उनके प्रवाहित होने की ध्वनि सुनते हैं। यमुना जी के जल को बोतल या कैन में भरकर घर ले जा सकते हैं। जो लोग किसी कारणवश ऊपर यमुनोत्री मंदिर के पास यमुना जी में स्नान नहीं कर पाते, वो चाहे तो यहाँ स्नान कर सकते हैं, लेकिन साइड में खड़े होकर ही नहाएं। बीच में तेज प्रभाव और गहराई है, वहाँ ना जाएं। ऊपर से देखने पर यमुना जल कितना ज़्यादा शुद्ध और पारदर्शी दिखाई दे रहा है। इनके अंदर अपने फ़ोन से देखता हूँ कि जल के अंदर का व्यू कैसा दिखता है। जल प्योर है तो नीचे के कंकड़ पत्थर सब दिखाई दे रहे हैं। यमुना द्वार के शुरुआती एंट्री गेट से जानकी चट्टी 2 किलोमीटर है। चल चलकर अब मैं फाइनली जानकी चट्टी पहुंच गया, लेकिन यहाँ आकर ही ये यात्रा पूरी नहीं होती है। आप भले ही एक रात रुक जाएं, पर अगले दिन जानकी चट्टी के पास पुल पार करके खरसाली गांव में ज़रूर जाएं।
वहाँ पर यमुना जी के भाई शनिदेव जी का मंदिर है। उनके दर्शन करने के बाद ही यमुनोत्री यात्रा पूरी मानी जाती है। शनिदेव मंदिर आप वैसे भी ज़रूर जाइएगा, बहुत प्राचीन मंदिर है जहाँ पर कुछ चमत्कार भी बताए जाते हैं। इनके बारे में एपिसोड 3 में बात करेंगे। मेरी यमुनोत्री यात्रा यहाँ पर पूरी हो गई। हनुमान जी को प्रणाम करके अब मैं अपने कमरे की ओर जा रहा हूँ। जानकी चट्टी में 1000 रुपये में ये रूम मिला था। अब चूंकि मैं अकेला था, डबल बेड पर 2 रजाई रखी थी, दोनों को ओढ़ कर सो गया। मौसम ठंडा था ना यार। चूंकि यहाँ काफ़ी ठंड होती है तो ऐसा रूम लें जिसमें पानी गर्म करने के लिए गीज़र लगा हो, वरना ठंडे पानी में कैसे नहाओगे सुबह को। रात हो चुकी है तो मैं सो जाता हूँ। शुभ रात्रि। जानकी चट्टी से उत्तरकाशी, गंगोत्री या हरिद्वार जाना है तो डायरेक्ट कोई भी बस यहाँ से नहीं मिलेगी। पहले आपको जानकी चट्टी से बड़कोट 45 किलोमीटर जाना होगा, जिसके लिए टैक्सी चलती हैं। किराया है 150 रुपये बड़कोट तक जानकी चट्टी से। जानकी चट्टी पार्किंग से ये टैक्सी मिल जाएगी। बड़कोट के बाद फिर उत्तरकाशी के लिए 150 रुपये में दोबारा गाड़ी यही वाली मिलेगी। फिर उत्तरकाशी से सीधा गंगोत्री या हरिद्वार जा सकते हैं। लेकिन मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, यहाँ रुककर जानकी चट्टी और खरसाली को पूरा घूमूंगा और देखूंगा कि कहाँ क्या है। तो चले, ये थी अपनी यमुनोत्री जी की वीडियो। इस सीरीज़ में अभी 3 एपिसोड और आएंगे। अगले एपिसोड 2 में पूरी जानकी चट्टी में रुकने के लिए होटल, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, किराया, लोकेशन आदि के बारे में जानकारी शेयर करेंगे, जिससे कि आपको रुकने में, होटल ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। एपिसोड 3 में जानकी चट्टी के पास खरसाली गांव की यात्रा करेंगे। वहां ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में शायद आप पहले ना जानते हो। और एपिसोड 4 में हेलीकॉप्टर से गंगोत्री और यमुनोत्री कैसे जाएं, इसके बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो में कहीं कुछ छूट गया हो, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा बात कर ली हो, या फिर कहीं कोई गलती हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय यमुना जी की।